हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक ज्योग्राफी सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हम आपने नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे विच इज बेस्ड अपॉन हाइड्रोस्फीयर, इंपॉर्टेंसेस ऑफ द वर्ल्ड, ओशियन करंट एंड सैलिनिटी। अब तक के डिस्कशन में हम यहाँ तक के चैप्टर्स कवर कर चुके हैं जो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट से जो है कि विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अपनी घटनाचक्र कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो ये हमारी दृष्टि घटनाचक करंट अफेयर है, 2026 की पार्ट 1 आई है। इसका हमें प्लेलिस्ट हमने काफ़ी कवर कर लिया है जिसमें हमारे नेशनल, इंटरनेशनल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो यू कैन विजिट द चैनल एंड सी दिस करंट अफेयर्स। और विद दिस नोट हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन करके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। देखिए कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं। पहली बात, मैं यहाँ पे आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए। आप क्या रेफर कर सकते हैं? जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी है हमारी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आती है, कौन सी, क्लास 11th की। क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है जिसमें आपको एक चैप्टर दिया होगा, चैप्टर 13, विच इज ऑन दी ओशियन। इस चैप्टर का नाम ओशियन है। और क्लास जो हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है क्लास 11th की, वो फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आप 13 चैप्टर एक बार जरूर रीड करिए। जो हमारी डिस्कशन है आज, डिस्कशन जिस पे बेस्ड है हाइड्रोस्फीयर पे, ठीक, फिर उसके बाद ओशियंस पे है और उसके बाद आप एक टॉपिक पढ़ेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशियन है। तो उसके आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक जनरल आइडिया और जो है कि आपको लिखने के लिए थोड़ा माइंड में मेकअप करने के लिए इसका कंटेक्स्ट मिल जाएगा। बाकी मैं आपको समझा तो दूंगा ही यहाँ पे चैप्टर क्या बातें करता है। देखिए मैंने बहुत ब्रीफली नोट्स वोट्स लगा रखे हैं। कुछ नोट्स को जो है कि मैंने इन्फोग्राफिक में चेंज कर दिया है अपने नोट्स को यहाँ पे एआई से यूज़ करते हुए। और ये सब कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं, कुछ जो है कि जनरल बातें समझते हैं। जनरल बातें क्या समझनी है हमें यहाँ पे? एक चीज़ जानिएगा, हम लोग क्या समझते हैं, ये आपका एक वेन डायग्राम समझना है आपको। व्हाट इज दिस? इमेजिन कीजिए ये हमारा जो है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक। दिस इज द एटमॉस्फेयर, दिस इज योर हाइड्रोस्फेयर and this is your lithosphere, and in between this conjunction of this हमारा लाई करता है क्या, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर तो आप समझ गए होंगे, बायोस्फेयर क्या है, जहाँ पे सारे लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसे बायोस्फेयर करते हैं। एटमॉस्फेयर इज द स्टडी ऑफ द योर एयर, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर पढ़ते हैं, आपके ट्रोपोस्फेयर और आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये अभी लेटर ऑन चैप्टर आएगा, इसी में आप लोग एयर पढ़ेंगे, हम लोग विंड पढ़ेंगे। इसमें जो है कि आपके लोकल विंड्स क्या होती हैं, ये हमारी एटमॉस्फेयर की स्टडी होती है। लिथोस्फेयर, अब तक हमने जितने भी जैसे आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हो गए, मीन्स जो है कि स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है, या अर्थ क्रस्ट या इंटीरियर इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी है, तो हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जिसमें आप टेक्टोनिक प्लेट्स ये सब जो है कि चीज़ों को जो है कि पढ़ते हैं हम लोग। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट हो गए जिसमें डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ये सब बाउंड्रीज डाइवर्स कर रही है, कन्वर्स कर रही है, ये हमारी लिथोस्फेयर की स्टडी में आता है। इसी में आपका जो है कि माउंटेन फॉर्मेशन एंड एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं, अर्थक्वेक्स हो गए, ठीक, अर्थक्वेक हो गए, ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, लिथोस्फेयर में पढ़ते हैं। देन आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर इट इज़ नथिंग एल्स बट इट इज़ द स्टडी ऑफ द वाटर। स्टडी ऑफ क्या है? स्टडी ऑफ वाटर that present on earth, that present on earth in any form, in any form। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं आपके इस हाइड्रोस्फेयर में, इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ें स्टडी करते हैं। लेट मी टेल यू ब्रीफली, इस हाइड्रोस्फेयर में वी स्टडी दी अबाउट द ओशियंस, ठीक। आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, इन द फॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस। कैसे, किसके किसके फॉर्म में? लाइक योर, मीन्स यहाँ पे मैं बता दूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस गाइस, एक मिनट बस। तो यहाँ पे आपको जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, लाइक योर ओशियंस हो गए, ठीक, ओशियंस एंड सीज, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई, ठीक, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स हो गए, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स हो गए। तो इन सब में फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको पढ़ते हैं। यहीं पे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, इसी हाइड्रोस्फीयर में आपको इवेपोरेशन एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली, बट हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हमारी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इस जैसे हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर, जो है कि वाटर इवेपोरेट कैसे होकर वापस से रेनफॉल प्रेसिपिटेट कर रहा है, ये भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। देन आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे ओशियन टेम्परेचर, यहाँ पे जो है कि ओशियन के टेम्परेचर की बातें होंगी, ठीक, ओशियन के टेम्परेचर, इसके कुछ ओशियंस के फीचर की बातें होंगी, क्या, ओशियन
ओशियानिक फीचर्स की बातें होंगी, जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, एबिसिस प्लेन क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। देन यहाँ पे आपको टेम्परेचर में देखने को मिलेगा जो हमारे आइसोथर्म्स हो गए आइसोथर्म जो आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में जो है कि इसको स्टडी करते हैं। आपका थर्मोक्लाइन हो गया, थर्मोक्लाइन जो हमारा रैपिडली डिक्लाइन इन द टेम्परेचर हो गया। तो ये सब जो है कि सारी स्टडी जो है कि कहाँ आती है, हाइड्रोस्फीयर में आती है। इटसेल्फ ये बड़ा चैप्टर है, तो इसको जो है कि थोड़ा मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बता दूंगा कि जिससे जनरल आइडिया रहेगा, हमारे क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो जाए। देखिए, इससे प्रीवियस डिस्कशन में मैंने आपको एक चीज़ कही थी, जहाँ पे जैसे आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। इन सब चैप्टर में आपको लगाओ कि सर ने थोड़ा जो है कि लाइटली पढ़ाया, बट क्या है कि इसके लिए मैंने आपको मैपिंग सेशन, ये जो वीडियो थी, यहाँ आपने देखा होगा मैपिंग सेशन में आपको ओवरऑल मैपिंग जो है कि मैंने करा दी है। और ये स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे जो कि प्रीवियस सेशन में आपको कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड टाउन, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करता है, इसलिए प्रीवियस सेशन में एक दो लोगों ने पूछा भी सर जो है कि इसमें जो है कि आपने जो है कि ये थोड़ा लाइटली पढ़ा है, तो वो इसी वजह से कि स्टैटिक इसलिए आपको जो है कि ज़्यादा होमवर्क दिया गया है, तो उसको अच्छे से आप कवर कर लेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं, तो यहाँ पे समझते हुए चीज़ों को करेंगे, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक मैंने क्या समझाया, एक ट्राई जंक्शन समझाया आपको कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर क्या चीज़ें हैं। यहाँ ट्रांजेक्शन में ही बायोस्फेयर आता है, जहाँ पे ऑल लाइफ जो है कि एग्जिस्ट करती है और जो है कि को हैपनिंग ऑफ द लाइफ है, यहाँ पे सब सस्टेन करके हम लोग रह रहे हैं। हाइड्रोस्फेयर में देखें तो जनरली किसकी स्टडी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर, ओशियन सीज, ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक टॉपिक पढ़ते हैं, ओशियोग्राफिक फीचर्स क्या हो गए, टेम्परेचर, आइसोथर्म, थर्मोक्लाइन, ये सब जो है कि चीज़ें हम बेसिकली बात करते हैं। तो ये सब देखिए आपको जो है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको मैं आपके इन्फोग्राफिक से पढ़ाऊंगा। और ये डायग्राम आपको थोड़ा याद रखना है। क्या, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक, अर्थ क्रस्ट पे एवरेज हाइट जो है कि देखिए कहीं कुछ ऊपर रहता है, कुछ नीचे रहता है, कहीं प्लेन्स है, कुछ माउंटेन्स है, इस तरीके से अर्थ सरफेस है। फिर यहाँ से आपका ओशियन जो है कि शुरू होता है, ये ओशियन की लेयर है। बट ये कैसे शुरू होता है, देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लेप है, स्लोप सेल्फ है, स्लोप है। फिर आपका डीप सी प्लेन आएगा, जिसमें आपको जो है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्टीपनेस दिखेगी। फिर आपका जो है कि एबिसिस प्लेन आएगा, फिर ये डीप ओशियनिक ट्रेंच देखने को मिलते हैं। तो ये सब आपको डेफिनेशन से मैं क्लियर करूंगा। तो आइए वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है एनसीईआरटी का, ये चैप्टर 13 है ओशियन, इससे इन्फोग्राफिक ये मैंने क्रिएट किया है। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर, क्या है, इट कंप्राइजेज ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ऑन द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब अबव और बिलो, जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है और अर्थ सरफेस के बिलो जो वाटर प्रेजेंट है, इसी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें ओशियन, सीज, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, ये सब हमारा टेक प्लेस करता है। और अर्थ को क्या कहते हैं, हम लोग अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, बिकॉज, क्यों कहते हैं, बिकॉज अबाउट इट्स जो है कि आपका 70%, ये जो है कि थोड़ा एआई से बनाया, तो इसको काट दीजिएगा। ये हमारा क्या, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज अबाउट ऑफ इट्स, हमारा 71% ऑफ वाटर जो है कि आपका कवर्ड है वाटर से। मीन्स यहाँ पे आपका लैंड मास जो है 29% है, आपका जो वाटर जो है कि सरफेस एरिया जो कवर कर रहा है वो 71% जो है कि आपका सरफेस एरिया कवर करता है। जिसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात कर लें, तो ओशियन और सीज जो है कि आपका 97.5% वाटर कंटेन करता है, फ्रेश वाटर जो है 2.5% करता है। मीन्स दिस इज दी योर वाटर विच कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज एंड आपके जो है कि अदर जो है कि डेली लाइफ एसेंशियल्स के लिए जो है फ्रेश वाटर इतना प्रेजेंट है। अब इस फ्रेश वाटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो आपका मेजरली जो है कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में अवेलेबल है, देन जो है कि ग्राउंड वाटर में है, सरफेस में है, देन रिवर्स, लेक्स में जो है कि आपको बहुत ही कम वाटर होता है। जैसे आप लार्जली क्या देखते हैं, हम लोग जो है कि रिवर्स देखते हैं जिसमें वाटर आपको दिखता है, बट दैट इज द वेरी लो परसेंटेज गाइस। तो वो जो है कि हमारे बहुत ही कम परसेंटेज में वाटर जो है कि अवेलेबल है, जिसमें से जो हमारा देखें तो 0.007% जो है कि आपका क्या है, डायरेक्टली यूज बाय ह्यूमंस है। मतलब ये 0.07% क्या है, अर्थ वाटर का, टोटल वाटर टोटल वाटर विच इज डायरेक्टली यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो ये बहुत ही कम जो है ये क्वांटिटी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी मेजर वाटर जो है कि ओशियंस में है, जो क्या है, सलाइन होने की वजह से हम इनको ड्रिंक और जो है कि आपके डेली यूज़ में नहीं ला सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें होगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली जो है कि हमारा क्या 0.07% ऑफ टोटल वर्थ वाटर है जो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें होगी जो हमारे क्या है, रिलेट करते हैं हाइड्रोस्फीयर से। देन जो है कि सिंपल सा एक डायग्राम ये देखेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका वाटर साइकिल में सबसे मेजर कंपोनेंट इवेपोरेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि वाटर पे हीट आ रहा है, ठीक, वाटर पे जो है कि सनलाइट पड़ रहा है, हीट की वजह से क्या, वाटर वेपर से ये जो है कि इवेपोरेट होकर राइजेज अप करता है। ठीक, इसके लिए मैंने आपको जो है कि जब वो ज्योग्राफी का सेशन समझाया था, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट करना, ये सब लिंक कर रहे होंगे आप। इसी वजह से यहाँ से क्या होगा, जब वाटर वेपर राइज करेंगे तो यहाँ सरफेस गर्म है,
है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर में एयर सबडक्ट करेंगी तो ये वाटर जो है कंडेंस होके आपका बारिश कर देगा। तो यही क्या है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। ये कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर बिटवीन द ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड विदाउट एनी गेन और लॉस। मीन्स यहाँ पे गेन और लॉस को जो है कि नज़रअंदाज रखते हुए आपका जो भी सर्कुलेशन ऑफ द वाटर टेक प्लेस कर रहा है हमारे जो है कि अर्थ पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ये आपका इवेपोरेशन या जो है कि आपका ट्रांसपीरेशन दोनों मेथड से होता है। इवेपोरेशन से हो रहा है वाटर बॉडी से जो है कि पानी जो इवेपोरेट हो रहा है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनसे जो पानी इवेपोरेट करता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो यहाँ इवेपोरेशन होगा, फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होता है जो वाटर वेपर है उनका कंडेंस होना, मतलब उनका ठंडा होना, और जो है कि आपका कंडेंस करके क्लाउड में आपके वाटर ड्रॉपलेट्स को फॉर्म करना। और फिर जो है कि ये आपके जब एक कंसंट्रेशन एक मात्रा में पहुंच जाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं आपके रेन, स्नो, हेल के फॉर्म में। फिर यही रन ऑफ होकर आपका इन्फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, आपका रन ऑफ देखने को मिलेगा, इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, आपका पर्कुलेशन देखने को मिलेगा, जिससे आपका क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो इसे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो है कि आपको टर्म आई होप अवेयर हो गए होंगे। फिर देखिए ये सब क्या है, डायग्राम है, तो इसको आप रिवीजन पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब मैं ओशियानिक जो है कि आपको रिलीफ जो है कि समझाने वाला हूँ। फिर ये थोड़ा जो है कि आपको इस डायग्राम से मैं जो है कि समझा दूंगा। तो आइए आप ये पढ़ते हैं क्या हमारा जो मेजर ओशियानिक फीचर है। अब तक देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा दिया। अब तक आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए, किसकी, आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। ठीक, हाइड्रोस्फीयर क्या है, इसकी इमेज बन जानी चाहिए। फिर इसके बाद जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ किसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें ओशियंस कितना पानी है, वाटर रिवर्स फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है, इसका जो है कि आइडिया आपको होना चाहिए। देन आपको आइडिया होना चाहिए क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। ठीक, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसमें हम लोग सर्कुलेशन ऑफ द वाटर पढ़ते हैं। ये आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि वाटर साइकिल के बारे में, किसके बारे में, वाटर साइकिल के बारे में जो है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए, जिसका मैं आपको जनरल अगर लेआउट दूं तो क्या होता है, अगर इसको ब्रीफली अगर मैं बता दूं तो सिंपल सा इसका एक लाइन डायग्राम देखें तो ओशियन से क्या हो रहा है, ओशियन से आपका इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक, ओशियन से आपका इवेपोरेशन हो रहा है। फिर जो आपको एटमॉस्फेयर में क्या देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर में इसका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ये जनरल डायग्राम आप हमेशा याद रखेंगे। फिर एटमॉस्फेयर में क्या फॉर्म हो रहे हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। क्लाउड्स में क्या होता है आपका, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है कि फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेशन इज व्हाट नथिंग एल्स बट आपका क्या है, रेनफॉल है। ठीक, रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया। ठीक, स्नोफॉल हो गया, ये सब जो है कि हमारे क्लाउड्स में टेक प्लेस करते हैं। फिर इन क्लाउड से ये जो प्रेसिपिटेशन है कहाँ टेक प्लेस करती है, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन आपके लैंड पे टेक प्लेस करती है। लैंड पे क्या होता है, लैंड पे आपका जो है कि रन ऑफ, पानी का बहना, और इनफिल्ट्रेशन होता है जिसमें आपका पानी एब्जॉर्ब होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सब जो है कि चीज़ें याद रखना है। क्या, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ठीक, और जो है कि रन ऑफ से आपका जो है कि सिंपली रन ऑफ से क्या होता है, रन ऑफ से आपका पानी यहाँ पे ओशियंस इन सब जगह पे चला जाता है। फिर ये जो है कि आपके रन ऑफ से जो है कि पानी जो है कि रिवर्स में चला गया, ओशियंस में चला गया। एंड यही साइकिल जो है कि पूरा जो है कि क्या रहती है, दिस साइकिल इज इन दी लूप, लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, ये लूप में रहता है तो ये आपका सर्कुलेट करते रहता है। तो इतनी बेसिक बातें याद हो गई। अब जो मेजरली हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ओशियानिक रिलीफ और फीचर। अब ये क्या चीज़ होती है, ओशियानिक रिलीफ और फीचर्स क्या होते हैं, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या कहलाता है, डीप ओशियन प्लेन क्या कहलाता है। तो इसके बारे में आप समझेंगे ब्रीफली, और थोड़ा अटेंटिव होकर समझिए। और जो कि सेशन पसंद आए तो लाइक वाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे भी आपको समझाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और यूजफुल सेशन लाते रहूँ। तो विद दिस नोट आइए देखते हैं पहली चीज़ क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है। अब आपको कॉन्टिनेंट्स तो पता होगा क्या है, कि कॉन्टिनेंट्स क्या है, ये मोटी जो अर्थ क्रस्ट की लेयर दिख रही है लिथोस्फीयर की, इसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसी तरीके से आपकी कॉन्टिनेंट प्लेट होती है, एक ओशियानिक प्लेट होती है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है आपको। तो ये हमारा जो है कि बेसिक सा डायग्राम है, ये हमारा क्या है, लैंड सरफेस है। बट यहाँ से जब वाटर स्टार्ट होता है तो जीरे जो है कि आप जानते हैं कि हाइट जो होती है, हाइट ऑफ द सॉरी डेप्थ ऑफ द ओशियन कहिए, हाइट तो हमारी लैंड के ऊपर होगी। डेप्थ ऑफ द ओशियन जो है कि अचानक से नहीं आती है, कहीं कहीं देखिए मेन मेन स्लोप होते हैं। तो इन स्लोप्स को जो है कि हमने क्लासीफाई कर रखा है, इसे ही हम रिलीफ कहते हैं, ओशियानिक रिलीफ। जिसमें फर्स्ट फीचर है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये क्या होता है, जेंटल स्लोपिंग समवट एक्सटेंशन ऑफ द ओशियन होता है। ये 100 जीरो से आपके 200 मीटर, मतलब ये जो हमारा लैंड सरफेस है, यहाँ पे ऐसे जो ये जेंटल स्लोपिंग आ रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है जो कि 0 से 200 मीटर तक रहती है। ये एक्सटेंशन होता है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। जैसे हमारे इंडिया में मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ना, ये गुजरात वाला जो इधर वाला रीजन है, और ये हमारा ये कौन सा घाट है, इधर आपका
वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट पे क्या है, आपने देख मैंने बताया था यहाँ से एक पार्ट जो है कि सबमर्ज होकर डाउनवर्ड गिर चुका है। कौन से चैप्टर में बताया था आपको? ये शायद 6th या 7th इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बताया था, ठीक? तो ये पार्ट जो है कि गिरा हुआ है, ये हमारा एक पार्ट था कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। इसी तरीके से कोई भी आपको जो है कि देखें, तो ये मान लीजिए ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका जो है कि थोड़ा जो है कि सबके पास जो है कि अपना एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है जो कि स्टीपनेस दिखाता है हमारे एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। ये ब्रॉड होते हैं, शैलो होते हैं, न्यूट्रिशन रिच होते हैं, फिशिंग ग्राउंड के लिए फायदेमंद होते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, साइबेरियन सेल्फ ग्राउंड हो गया, ग्रैंड बैंक्स हो गया, मुंबई हाई हो गया। मुंबई हाई एग्जांपल है किसका? हमारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ का। और यहाँ पे ये सब रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक? ये हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको समझाया। और यहाँ पे एक और टेबल होगा जिसमें आपको देखेंगे तो आपको जनरली आइडिया मिल जाएगा। कॉन्टिनेंटल सेल्फ में शेप क्या है? जेंटल है, नियर कॉन्टिनेंट्स रहते हैं, रिच किसमें होते हैं? फिशिंग के लिए और पेट्रोलियम रिजर्व के लिए रिच होते हैं। यहाँ पे आपको फिशिंग, ऑफशोर लाइन, गैस, ये सब जो है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। तो ऊपर का टेबल पढ़ने के बाद ये आप नीचे का टेबल रिवाइज करेंगे, ठीक? इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। देन हमने क्या पढ़ लिया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में जानिए। स्लोप क्या है? स्टीप डिसेंट है आपका शेल्फ से डीप ओशियन बेसिन में, जो कि 200 से 300 मीटर, मतलब अब जो है क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो बात पढ़ी आपने, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की बात, अब इसमें ये जो है कि 200 मीटर तक की कहानी थी। अब ये 200 मीटर से कहाँ तक जाएगा? 300, यहाँ पे 3000, 3 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से 3 किलोमीटर तक आ जाएंगे। तो आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलेगा जिसमें स्टीप डिक्लाइन देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ से ये जो डिक्लाइन है थोड़ा सा स्टीपनेस के साथ मिलता है, हल्का हल्का स्लोप के साथ आता है, जो मार्क करता है ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल टू ओशियनिक क्रस्ट। अब तक क्या था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे थे। अब यहाँ से जो है मूव करना बात हो रही है, तब हमें मिलेगा क्या? ओशियनिक क्रस्ट मिलने लगेगा। ओशियनिक क्रस्ट दिखने लगेगा, जो कि स्टीप ग्रेडिएंट सबमेराइन कैनन्स होते हैं। कैनन्स क्या होते हैं? आपके दो जो है कि गैपिंग जो होती है उनको हम लोग कैनन्स कहते हैं। जैसे माउंटेन्स में जाने, तो ये वैली वाला ये एरिया है, इसके बीच में कैनियंस बन जाते हैं। तो इसी तरीके से अंडरग्राउंड फीचर भी ये कैनियंस कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे आपको मॉन्ट्री कैनियन हो गया, कॉन्गो कैनियन हो गया, सेडिमेंट वेंटिमेंट जो आपके ट्रांसपोर्ट हो क्या रहे हैं, इसी लेयर में जमते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फिगर में दिखा देता हूँ। यहीं पे आपके जो देखिए, अब रन ऑफ होके जो पानी वानी नदियों से आ रहा है, तो ये सब यहीं पे इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक? यहीं पे इकट्ठा होते हैं। और इसमें भी आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका क्या है, सामने वाला डायग्राम हो गया। मतलब अगर कोई बॉक्स जो है कि सामने से देखे, तो ये ओशियन क्रस्ट का जो है कि सामने से एग्जाम्पल हो गया, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे आई होप ये स्लोप भी आपको क्लियर हो गया। फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज। अभी कॉन्टिनेंटल राइज क्या है? यहाँ पे आप जो है कि आप बिल्कुल ओशियन क्रस्ट पे आने लगेंगे। तो ये जेंटल स्लोप है एट द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहाँ पे डेपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट फैंस भी कहते हैं। फैंस आपको रिवर वाले सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे थिक सेडिमेंट एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखे तो एटलांटिक ओशियन हो गया, ये आपको एबिसिस प्लेन पे ले जाता है। एबिसिस प्लेन क्या होता है? हमारा फ्लैट जो है कि फ्लैट आपका डीप ओशियन फ्लोर मिल जाता है, जो हमारा देखें तो 6 किलोमीटर तक रहता है। 3000 से 6, मतलब 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक अब ओशियन में जो है कि हम एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। फ्लैटेस्ट सरफेस ऑन दी अर्थ माना जाता है। फिर ये ट्रेंच क्या है? ट्रेंच नथिंग एल्स बट, जब हम जानते हैं दो ओशियनिक ट्रेंच जो है आपस में करते हैं यहाँ पे टकराव, तो यहाँ पे आपको जो ये स्टीपनेस जो है कि आप लोग को देखने को मिलती है, तो यही हमारा ट्रेंच फॉर्मेशन करता है। इसको मेरीना ट्रेंच कहते हैं। कैसे फॉर्म होता है? ये कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री। कन्वर्जन क्या होता है? आपस में दो प्लेट जब टकराती हैं, ओशियन ओशियन, यहाँ पे दो प्लेट जब टकरा रही हैं, तो इसके जो है कि सबमर्जेंस की वजह से, एक जो सबमर्जेंस होता है, मतलब ये जब ऐसे टकराएंगे तो एक जो है कि सबडक्ट करेगी। अब एक सबडक्ट करेगी, तो यहाँ पे जो सबडक्शन हो रहा है उसके वजह से ये कॉज होता है। ये कॉज क्या होता है कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये जो नीचे जाती है, तो कुछ इस प्लेट ऐसे जा रही, तो ये ओशियनिक ट्रेंच बना देता है। यहाँ पे ये जो गैपिंग होती है उसी को हम लोग ओशियनिक ट्रेंच कहते हैं। ये मेरियाना, टोंगा, जावा ट्रेंच, ये सब इसके एग्जाम्पल है। आप देख लेंगे। डीपेस्ट पार्ट होता है, फ्रीक्वेंट देखे जाते हैं यहाँ पे, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर मिड ओशियनिक रिज क्या है? ये अंडरग्राउंड वाटर होते हैं। जब दो प्लेट, ये तो कन्वर्ज ओशियनिक ट्रेंच किससे फॉर्म हो रहा है? कन्वर्जन से। अब जब ओशियनिक प्लेट डाइवर्ज करती हैं, ये आपस में एक दूसरे से प्लेट जो है क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। तो नीचे जान रहे हैं एस्थनोस्फीयर में आपका जो है कि यहाँ पे मैग्मा जो है कि सर्कुलेट कर रहा है, ठीक? यहाँ पे हमारा क्या, मैग्मा जो है कि किस तरीके से आपका जो है कि सर्कुलेट करते हुए दिखता है, क्यों करते हुए दिखता है, ये सब मैंने आपको समझाया था कि प्लेट सबडक्शन होगा, तो प्लेट मेल्ट भी करती हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेल्ट करती हैं। इससे वजह से क्या होता है? सर्कुलेशन, जो जैसे ही आपको गैपिंग मिलेगी, तो आपको यहाँ पे ओशियन जो है कि फ्लो होते हुए दिखेंगे। ये सब मैंने आपको समझाया, क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला एक क्वेश्चन था, उसमें आपको ये अच्छे से समझाया है, उसको रिकॉल करिए। तो इसी तरीके से आपको ये मिड ओशियनिक रिज फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड माउंटेन वाटर कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। ये आपको जो है कि देखने को मिल जाएंगे, जिसकी कुछ हाइट होती है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। यही एग्जाम्पल है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। ये इंडियन ज्योग्राफी में ये सब जो है कि कवर हो चुका है।
फिर सी माउंट आते हैं। ये सी माउंट्स क्या होते हैं? अंडरग्राउंड जो है कि ओशन, ये जो है कि पानी है, इसके नीचे जो माउंटेन्स है इनको सी माउंटेन्स कहते हैं। ग्योट क्या होता है? ये आपका जो है कि ऊपर तक आके बस ये ऐसे फॉर्मेशन हो जाए ओशन के वाटर लेवल तक, ग्योट कहते हैं। ओशियन बेसिन क्या होता है? ओशियन बेसिन जो है कि आपका लार्ज डिप्रेशन है जो कंटेन करते हैं ओशियन वाटर, मीन्स ओशियन बेसिन। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिले तो मैंने आपको लगून्स पढ़ाया था, एटॉल पढ़ाया था। ये सब जो है कि पहले मैं बता चुका हूँ। लगून क्या है? जब ये हमारे सबमर्जेंस होते हैं, ओशियन जो है कि ये माउंटेन सबमर्ज करने लगते हैं तो यहाँ पे कोरल ब्रीच फॉर्म होने लगते हैं। उससे जो है कि ये सब चीज़ फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये सब आपके प्रीवियस सेशन में कवर है, तो यू कैन रेफर टू दैट। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये क्या होता है? देखिए, ये मिड ओशियनिक रिज हो गए जब डाइवर्ज कर रही प्लेट बाउंड्री, तो ऐसे ऐसे जो माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं अंडर ओशियन, इसे हम लोग मिड ओशियनिक रिज कहते हैं। जैसे अटलांटिक रिज हो गया। अटलांटिक ओशियन में क्या है? अटलांटिक ओशियन में एमओआर जो है कि अटलांटिक रिज कहलाता है। पैसिफिक में देखें तो आपका जो है कि पैसिफिक रिज कहलाता है। तो ये हर ओशियन में जो है कि फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। गैयूट्स क्या हो गया? फ्लैट टॉपिड सबमर्ज वॉल्केनोज है। यहाँ पे जो कि वॉल्केनोज थे, इसे फ्लैट टॉपिड सरफेस है। सी माउंट जो है कि आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। कोरल रीफ जो है कि देखने को मिल रहा है। इसी को देखिए, ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये जो पोर्शन है इसको एटॉल्स कहते हैं। एटॉल्स, ये बीच वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? लगून्स कहते हैं। यही आपका ओशियनिक बेसिक फीचर होता है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी गाइज। इस चैप्टर को जो है कि इसको यूज़ करिएगा टेबल को आपको रिवीजन करने के लिए। दिस नोट मैंने आपको काफ़ी ब्रीफली चीज़ें समझा दी। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये ओशियंस तो मैं आपको ऑलरेडी जो है कि मैपिंग वाले सेशन में कवर करा चुका हूँ, तो उससे वहाँ पे आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, जहाँ पे कुछ ओशियंस है ये आपने नहीं पढ़े होंगे तो वो कवर हो जाएंगे। आपको नोट्स मैंने दिए हैं यहाँ पे। इसको जो है कि मैंने आपको देखिए रटवा रखा है अच्छे से कि यहाँ तो आपको इतने ही ओशियन दिख रहे हैं, पर मैंने एशिया वाला जब सेशन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे ओशियंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिलीपीन दिख रहा है, तो यहाँ पे सिलिबस सी है, सुलू सी है। यहाँ पे और भी जो है कि मलेशिया के जो सीज़ हैं, मैंने सब जो है कि ब्रीफली जो है कि करा रखे हैं। यहाँ पे जो अदर सीज़ हैं, इट ऑल हैज़ बीन कवर्ड इन द प्रीवियस सेशंस। मैपिंग सेशन देखेंगे आप तो वहाँ मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए सेशन में इस जब ये नोट्स मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा तो इसमें आपके मेजर सीज़ के नोट्स हैं। आप जैसे आपका एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, इनको आपको पढ़ना कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एड्रियाटिक सी पढ़ रहे हैं। अब एड्रियाटिक सी आप जानते हैं कहाँ लाई करता है? ये हमारे यूरोप में, जो हमारा साउदर्न यूरोप है, साउथ यूरोप में भी आपका ईस्टर्न यूरोप, वहाँ पे जो इटली वाला रीजन है, इटली और सिसिली वाला ये जो बाल्कन पेनिनसुला है, ये सब ज्योग्राफी के सेशंस में कवर है। तो आई होप इतना जो है कि आपको आइडिया होगा। बाल्कन पेनिनसुला में आपको एड्रियाटिक सी देखने को मिलता है। अब ये इसके बारे में यहाँ नोट्स लगा रखे कि पार्ट है मेडिटेरियन सी का, पोजीशन कहाँ बिटवीन है कोस्ट लाइन ऑफ इटली कंट्रीज है बाल्कन पेनिनसुला में, जो कि आप स्लोवानिया, क्रोशिया, इन सब से लाई करता है। तो ये नोट्स इस तरीके से आपको ब्रीफली मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो इसको आप चाहें तो थोड़ा नॉलेज के लिए जो है कि एनहेंस करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब यहाँ से देखिए हम लोग दो चीज़ें आप सॉल्व करेंगे क्या? अब ये इंपॉर्टेंट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड और हाइड्रोस्फीयर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, अब इनको कवर किया जाएगा। तो आइए जो है कि ब्रीफली इसको कवर करते हैं। और बाकी ये सब चीज़ें, हाँ, जो भी मैंने बेसिक चीज़ें बताई इसको आप कवर कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टूड हो गई होगी गाइस। अब हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, और इससे पहले देखिए ये आपको बता दूं, ये सब जो आएगा ये 90 स्टिच क्या है, ये सब मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ा दूंगा। ये वाला पोर्शन आप थोड़ा सा कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे आपका सबमराइन कैनाल बना रखा है, तो कैनल मैंने बता दिया कि नैरो स्टीप वैली है। फ्रैक्चर जोन क्या होता है? एक लीनियर ओशियोग्राफिक फीचर है जो कि 100 इवन ऑफ द थाउजेंड्स किलोमीटर लॉन्ग रहता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। यही आपका डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री है। ये बेसिकली कवर हो चुका है सब। तो इससे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि विद द रेफरेंस टू द ओशियन मीन टेम्परेचर। ठीक, हमें जो है कि क्या कह रहा है कि ओशियन मीन टेम्परेचर के रेफरेंस में, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेन। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? रेफरेंस दिया है ओशियन मीन टेम्परेचर पे और पूछा है क्या इसमें से करेक्ट है क्या नहीं है। तो आइए देखिए थोड़ा मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए ओशियन टेम्परेचर क्या है? ओशियन टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, आइसोथर्म। ठीक, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी चाहिए। आइसोथर्म क्या होता है? ओशियन का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर तो आप लोग को सही पता है कि टेम्परेचर नथिंग एल्स बट मेजर है हमारे हीट। हीट का जो है कि एक मेजरमेंट है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये OMT जो होता है ओशियन मीन टेम्परेचर, और एक होता है SST। SST क्या होता है? ये सी सरफेस टेम्परेचर होता है। ठीक, अब इसमें डिफरेंस क्या है इसको समझ लीजिएगा। सी सरफेस टेम्परेचर जो है कि बेसिकली कैप्चर करता है क्या? जो हमारा ओशियन का ऊपर वाला वाटर है, ओशियन का ऊपर वाला वाटर, जैसे ये ओशियन है, लेट मी ब्लू कलर से इसको बनाते हैं। इसको जो है कि थोड़ा समझिएगा। ये मान लीजिए ओशियन है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर रहेगा, ये जो टेम्परेचर है इसे हम लोग SST कहते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है आपके जो है कि लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा कितनी कहाँ पे जो है कि हीट आ रही है। उसके वजह से आपका ये वेरिएबल रहता है। ये क्या रहता है? जगह जगह पे, प्लेस टू प्लेस जो कि वेरिएबल रहता है।
ये जो है कि जगह जगह प्लेस टू प्लेस जो है कि आपका वेरिएबल टेम्परेचर रहता है, जो डिपेंड करता है हमारे प्लेस पे, डिपेंड ऑन दी, ये प्लेस पे चेंज होते रहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सी सरफेस टेम्परेचर ये होता है। बट व्हाट इज द ओशियन मीन टेम्परेचर, ये आपका जो है कि क्या होता है, इट इज द ओवरऑल मतलब एवरेज टेम्परेचर है। ये क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर या एवरेज थर्मल एनर्जी कह लीजिए, जिसे हम कंटेन करते हैं, कंटेंट इन अपर ओशियन। और ये जो है कि मेजर किया जाता है हमारे बेसिकली आइसोथर्म के टर्म में। और आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म होता है, जैसे मैंने बता दिया, लाइन ज्वाइनिंग मीन्स यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग सेम ओशियन टेम्परेचर। ठीक, जैसे आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं इसमें, मैं आपको ब्रीफली बता दूँ तो आइसो का मतलब यही होता है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है, थर्म का मतलब टेम्परेचर हो गया, बार पढ़ते हैं। ठीक, बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है, जैसे हीट प्रेशर जो है कि आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, एक डायग्राम है, यहाँ पे मैं इमेज लगाना भूल गया, मैं आपको थोड़ा सा रफली बना बना के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है, अफ्रीका है, ये थोड़ा सा जो है कि आपको यूरोप देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा रफली है गाइस, तो यू कैन इमेजिन इट। ठीक, यहाँ पे आपको ये पर्शियन गल्फ, ये हमारा भारत प्यारा सा, एक ओशियन ओशियन, ये आपको कुछ इस तरीके से मैप है। तो ये जो लाइन ज्वाइन होती है ऐसे 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 ऐसे, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक, ये जो लाइन ज्वाइन होती है, यहाँ पे मैंने आपको जो है कि चैप्टर क्लाइमेट वाले में अच्छे से समझाया था ये। तो यही हमारी जो है कि आइसोथर्म्स होती हैं, टेम्परेचर जो लाइन ज्वाइन करती हैं सेम ओशियन टेम्परेचर को, उसे आइसोथर्म कहते हैं। तो ये बेसिक से जो है कि बातें हैं आपको, इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, मीन्स ये लाइंस क्या होती हैं, दीज लाइन ज्वाइनिंग होती है, ये क्या सी होती हैं, दीज आर दी इमेजिनरी लाइन, ये आपकी इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो ज्वाइन करती हैं आपके ओशियन के सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करें, तो इसे हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। ठीक, तो ये ब्रीफली हो गया। अब इसमें जो है कि आपका देखिए, बेसिकली जो OMT होता है वो 26 डिग्री आइसोथर्म होता है। ठीक, इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, एक छोटा सा जो है कि डाटा है, 26 डिग्री आइसोथर्म हमारा जो कि रहता है। और ये अराउंड जो है कि आपका टेक प्लेस करता है, कह रहे हैं कि OMT मेजर्ड है, आप क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं OMT, आपको इसका मतलब पता चल गया। और आइसोथर्म का भी, OMT इज मेजर अप टू द डेप्थ ऑफ द 20 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, विच इज 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न लद्दाख ओशियन ड्यूरिंग दी जनवरी मार्च। अब ये जो है कि जनवरी मार्च का जो है कि कह रहा है, पर ऐसा नहीं होता, ये जो है कि जनवरी मार्च में ये हमें जो है कि डेप्थ जो है कि ये जो आइसोथर्म है, ये 129 मीटर पे नहीं दिखता, ये 59 मीटर पे ही दिखता है। तो इसलिए जो है कि ये ऑप्शन जो है कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपका जो आइसोथर्म जो है कि डिपेंड करता है वो 26 डिग्री आपके जगह जगह पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका टोटल 59 से 129 मीटर में जो है कि देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अभी साउथ वेस्टर्न जो इंडियन टेम्परेचर है ड्यूरिंग द जनवरी मार्च, ये 129 पे नहीं, ये 59 मीटर पे देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा होगा कि 26 डिग्री आइसोथर्म है, नोटिस एट द डेप्थ ऑफ वेयरिंग टेम्परेचर, जो कि 50 से 100 मीटर। और ड्यूरिंग दी जनवरी मार्च जो मीन आइसोथर्म है साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, वो डेप्थ ऑफ द 59 ओशियन टेम्परेचर रहता है, जो कि आपके सी टेम्परेचर से बेटर प्रिडिक्ट करता है, जहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल रिसीव ड्यूरिंग द मानसून। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इतना जो है कि मानसून होता है। बाकी सेकंड स्टेट हम देखते हैं, कह रहे कि OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग द जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर अमाउंट ऑफ द रेनफॉल विल बी लेस और मोर इन द सर्टेन लॉन्ग टर्म। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि इसका यूज किया जाता है प्रिडिक्शन ऑफ द रेनफॉल, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको जो क्या करना है, यूट्यूब पे हमारा जो ये थम्स अप का बटन है, थम्स अप का बटन जो है कि दबाएंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ में आ गया है। और देखिए इस तरह का ये IAS का क्वेश्चन है, मतलब ये जो है कि हमारी UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, UPSC CSE प्रीलिम्स का जो है कि CSP प्रीलिम्स का क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का। तो इसमें थोड़ा जो है कि आपका डेप्थ के साथ आता है। बाकी यूपी PCS हो गया, थोड़ा BPSC हो गया, वो थोड़ा राइट फिटेड ही क्वेश्चन पूछता है, बट यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, अवेयर रहना चाहिए। और जहाँ देखिए अब नेसेसरी मिलेगा तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा। बाकी आप देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ और हाइड्रोस्फेयर इज, तो इसमें से पार्ट हमारा हाइड्रोस्फेयर का क्या है, क्या अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, अंटार्कटिक ओशन। तो यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ अवर हाइड्रोस्फीयर इज, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। कैसे बताने का मतलब ट्रिकी है कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है, सभी पार्ट है, बट यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए था कि लार्जेस्ट क्या है। तो ये एरिया गिवन जो है कि आपका पैसिफिक ओशन का ज़्यादा है, अटलांटिक का ज़्यादा है, इंडियन का ज़्यादा है, साउदर्न का इतना है, किसका है। तो यहाँ पे सबसे जो है कि लार्जेस्ट पार्ट लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। फिर भी आपको जो है कि याद रखना है, ये 2010 का है, पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर जो कि पैसिफिक ओशियन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली रेफरेंस करेंगे और जहाँ समझाने वाला कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे इस तरीके से समझाया जाएगा। विद दोस्त दिस नोट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कि सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद द वाटर अप्रोक्सीमेटली कितना कवर है, कर लिया हमने, 2/3 जो है कि आपका सरफेस जो है कि कवर है, तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे कितना कवर है, 2/3 हिस्सा कवर है। देन नेक्स्ट है, ये सब जो है कि फैक्ट आप पढ़ लेंगे कितना क्या है, ऊपर मैं बता चुका हूँ। ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, आप जो है कि सी लेवल पे नियरेस्ट प्लेस है सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या है, क्या वो नॉर्थ पोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, या आपका जो है कि कैंसर है, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, तो आपका नॉर्थ पोल जो है कि सबसे पास है। देखिए क्या है, जब अर्थ आप बनाएंगे यहाँ पे आपको जो है कि ये सब दिखेगा, तो जान रहिए ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला क्या है, साउथ पोल है। यहाँ अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक जो है कि कॉन्टिनेंट था, बट ये आइस कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है, इस पे जो है कि थिकनेस ऑफ द आइस इतनी है कि इसे आइस कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नीचे जमीन तो अवेलेबल ही है। यहाँ पे आपको जानते हैं रसिया वसिया, ये यूरोप का, नॉर्वे, स्वीडन फिडेन देखने को मिलता है, तो यहीं पे आपका नॉर्थ पोल है। तो सबसे पास जो है कि सी लेवल में नियरेस्ट प्लेस है सेंटर ऑफ द अर्थ एज द नॉर्थ पोल, तो इसको नॉर्थ पोल के याद रखेंगे आप। जो कि देखेंगे नियरेस्ट पॉइंट द सेंटर ऑफ द अर्थ लाइज नियर द आर्टिक ओशियन, ऊपर आर्टिक ओशियन है, एट द डेप्थ ऑफ द 4 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस विच इज दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा सबसे लास्ट जो है कि सबसे पास में नॉर्थ पोल लाई करता है। फिर यहाँ पे देखिए आपका डेटम लाइन आ गया। ये डेटम लाइन है क्या, डेटम लाइन सिंपली जो है कि जान लीजिए डेफिनेशन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे सी लेवल फ्रॉम वेयर द हाइट एंड डेप्थ आर मेजर। तो इसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, डेटम लाइन इज नथिंग एल्स, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से सी लेवल को मेजर किया जाता है। जैसे आप स्टेशन पे जाएं या किसी कहीं हाइट पे जाएं तो लिखा आता है ना मीन सी हाइट, जो लेके आता है मीन सी हाइट क्या है, कि आप जो है कि अबव द सी हाइट, अबव सी हाइट मतलब आपका जो है कि समुद्र के तल से आप कितनी ऊंचाई पे हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देखें तो लिखा होगा 20 मीटर लिखा होगा, कहीं 100 मीटर लिखा होगा, कहीं आपको 200 मीटर लिखा होगा, तो मतलब आप समुद्र तल से, जो हमारी ये समुद्र तल से हाइट नापी गई है, मतलब ओशियन लेवल से, आप ओशियन लेवल से 200 मीटर ऊंचे हैं, ठीक, 200 मीटर ऊंचे जो है कि हाइट पे खड़े हैं। तो ये जो है कि आपका डेटम लाइन इसलिए जो है कि मेजर किया जाता है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर बता दिया, स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, क्यों होगा, ये ओशियन का जो है कि एरिया गिवन है, इसके बेसिस पे जो है कि आपको लार्जेस्ट बताना है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा मुझे लगा, बट फिर भी 2010 था, उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, तो एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रीच ऑफ दी दिस किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर की एक रीच है, लेंथ, ठीक, लेंथ में, एंड 2,400 किलोमीटर पासिंग विड्थ है इसकी, पासिंग थ्रू दी नॉर्थ एंड दी साउथ अटलांटिक। इसके बारे में हमें जो है कि कुछ स्टेटमेंट दी है। दिस रिज इज व्हाट, तो यहाँ पे कौन सी रिज की बात की गई है, इतनी जो है कि क्या है इसकी लेंथ है, मीन्स जो है कि लंबी कितनी है, 64,000 किलोमीटर जो है कि रिज की बात हुई है। ब्रिड देखे चौड़ाई जो है कि 2000 से लेके आपका 2400 किलोमीटर, ये बात है आपके साउथ पैसिफिक में, तो ये हमारी कौन सी है, मिड ओशियानिक रिज की बात है गाइस, ठीक। यहाँ पे जो कि क्वालिटी किसकी है, मिड ओशियानिक रिज की। ये चागोज ये सब जो है कि रिज बहुत ही छोटे हैं, ठीक। ये आपका मिड ओशियानिक रिज जो है कि अर्थ का जो है कि बहुत ही लंबा पोर्शन कवर करता है। अगर आपको मैप में दिखाऊं तो ये जो रिज होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है, ये ओशियानिक रिज कुछ इस तरीके से फॉर्म है, यहाँ पे ये रिज है, यहाँ पे ये है, ठीक। ये रिजेस जो है कि आपके कंटिन्यूअस जो है कि फॉर्म में है, ये इसी का जो है कि पैरेलल कनेक्टिंग पार्ट है। तो ये जो है कि देखिए यहाँ पे आपको कार्लसबर्ग रिज देखने को मिलेगा, तो ये सब रिज की जो है कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो ये जो आपका जो किलोमीटर के रेंज में लिया जाए तो ये सब जो है कि 64,000 किलोमीटर आता है मिड ओशियानिक रिज। और डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है कि अटलांटिक रिज क्या है, ये सब क्या है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हमारा मिड ओशियानिक रिज, जो कि सिंगल लार्जेस्ट जो है कि जियोलॉजिकल फिनोमिना है अपने सरफेस ऑफ अर्थ पे। आगे बढ़ते हैं कि 90 ईस्ट रिच सिचुएट कहाँ करती है, तो ये इंडियन ओशियन में सिचुएट करती है। दिस इज द 90 डिग्री ईस्ट इज द नेम ऑफ द रिच लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। ये ब्रीफली याद रख लेंगे। बाकी इस तरीके से देखिए 90 डैश लाइन ये सब क्या है, ये किसी क्या थोड़ा जो है कि जब ज्योग्राफी रिवीजन करेंगे तो मैं आपको इसका एक टेबल लगाना भूल गया हूँ, आपको जो है कि प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिए, तो टेलीग्राम पे ये सब नोट्स जो है कि आपको ग्रुप वाइज जो है कि मैंने बना दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे ये सब नोट्स आपको एक्सेस कराता हूँ मैं। तो वहाँ पे इमेजेस भी अपलोड कर दूंगा मैं, इसके जो है कि मैं रिज टेबल का इमेज अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं करूंगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ध्यान दिला देंगे। देन जो है कि टेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर इन द ग्राउंड, कितना टेंशन होना चाहिए आपका ग्रेविटेशनल बाउंड का, बिलो 1/3 जो है कि एटमॉस्फेयर, दिस 1.2 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर एट द 15 एटमॉस्फेयर। तो ग्रेविटेशनल ऑक्यूपाई करता है आपका जो है कि लार्जेस्ट सॉइल फोर्स, ठीक, माइक्रोपोर, जो कि डाउन मूव करता है रेडिली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कितना होता है, ये रिमेन करता है लेस देन 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। टेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल वाटर इज इन द ग्राउंड इज, कितना टेंशन होता है ग्रेविटेशनल वाटर का ग्राउंड में, इट बिलो दी 1/3 एटमॉस्फेयर, तो 1/3 एटमॉस्फेयर के नीचे। ये ब्रीफली आप याद रखेंगे।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज ऑफ अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर। और जो कि आपका फ्रेश वाटर फाउंड होता है प्लेनेट पर जो कि 95% बाउंड है पोलर आइस और जो कि ग्लेशियर्स में। तो ये देखिए दूसरा वाला फैक्ट गलत है, पहला वाला सही है, लेस देन 1% है जो कि मैंने बताया। अवेलेबिलिटी देखें तो 0.007% डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बाकी इसका जो है कि आपको परसेंटेज दिया होगा कुछ हम जो है कि परसेंटेज यूज कर सकते हैं, लेस देन 1%, 0.5% इन दी सरफेस वाटर है, रिमेनिंग 0.9% अदर फॉर्म में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है। और स्टेटमेंट टू देखें तो आपका इनकरेक्ट पाया जाता है क्योंकि आपका टोटल सरफेस वाटर जो है कि आपके सॉल्ट वाटर फॉर्म में है, तो इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ से जो है कि ब्रीफली आप फैक्ट देख लेंगे। बाकी इसमें फ्रेश वाटर में देखिए तो 68.7 जो है कि आपका ग्लेशियर फॉर्म में है, 30% जो है कि आपका अंडरग्राउंड फॉर्म में है। तो यहाँ पे पोलर आइस और ग्लेशियर फॉर्म 95 लिखा था, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। तो ए आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए तो आपका कह रहा है विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो है कि हमें कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। क्या करेक्ट है? पहला कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द ग्राउंड वाटर। तो क्या स्टेटमेंट सही है? ग्राउंड वाटर से जो है कि रिवर और लेक्स में ज़्यादा पानी है? नहीं है, ग्राउंड वाटर में रिवर लेक से ज़्यादा पानी है, तो ये याद रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि जो आइस पोल्स है, आइस कैप्स और ग्लेशियर है उसमें ज़्यादा पानी है वो ग्राउंड वाटर से, तो यस इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, बी आंसर हो जाएगा। ये सामने यहाँ पे ये जो डाटा दिया है इसको रख लेना। एक मिनट इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे हैशटैग रट्टाफिकेशन आपका लिख देता हूँ कि आपको पीडीएफ में अगर ध्यान रहे, नहीं तो अपने बुक में इसको मार्क कर लेंगे। इस डाटा को क्या करना है आपको गाइस, हैशटैग रट्टाफिकेशन करना है, इसको रट लेना है, ये काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएगा। देन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो है कि अपने प्लेनेट पे कहाँ पे है, तो ये ग्लेशियर और माउंटेन्स में है, इसको याद रखेंगे। फिर आपका प्लेनेट में जो है कि फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है आइस कैप और ग्लेशियर में। आउट ऑफ रिमेनिंग फ्रेश वाटर जो है कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन कहाँ अवेलेबल है, तो वो आपका ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है। ठीक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेश वाटर जो है कि आइस कैप्स और ग्लेशियर में है, उसके बाद जो है कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ है, तो ग्राउंड वाटर में है। सॉइल मॉइस्चर ये सब लेक्स वेक्स में जो है कि इससे कमी है, तो ये सब याद रखेंगे ब्रीफली। फिर कह रहा है कि स्टेट सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई है, अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कमिंग डाउन, तो सबसे ज़्यादा से कम तक आना है। तो देख लेंगे सबसे ज़्यादा ओशियंस में है, फिर उसके बाद जो है कि कहाँ पोलर आइस में है, ग्राउंड में है, रिवर में है, तो इसको अरेंज कर लेंगे। तो आपको आएगा क्या, ओशियन, पोलर आइस, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, इसकी परसेंटेज यहाँ से देख लेंगे आप। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर, सबसे एक्सटेंसिव पार्ट ओशियन फ्लोर का क्या होता है? आप देखिए, आपको मैंने समझाया था, सेल्फ है, स्लोप है, स्टीपनेस है। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, डीप सी प्लेन जो है कि सबसे एक्सटेंसिव पार्ट होते हैं। इसको हम लोग जो है कि एब्सिस प्लेन भी कहते हैं। 3 से 6 किलोमीटर तक रहते हैं, मतलब 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर देखने को मिलते हैं। सेल्फ जो है कि आपका 200 मीटर तक होता है। फिर 3 किलोमीटर तक क्या स्लोप होता है। उसके बाद जो है कि आपका ये जो है कि कहानी शुरू हो जाती है हमारी डीप ओशन प्लेन की, जिसे हम एब्सिस प्लेन भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। फिर आगे है रेड सी, किसका एग्जांपल है? क्या वॉल्केनिक वैली, एक्सियल वैली, इरोडेड यू शेप, तो ये जो है कि आपका एक्सियल थ्रो का एग्जांपल है। अभी एक्सियल थ्रो क्या होता है? इट इज एग्जांपल विच लाइज बिटवीन द अफ्रीका, मीन्स आप जान रहे हैं रेड सी कहाँ लाई करता है। इसको अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, अफ्रीका है। ये यहाँ पे सोमालियन पेनिनसुला है, ठीक, यहाँ पे क्या अफ्रीका है। और यहीं पे जो है कि आपको ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला हो गया, इधर क्या है अरेबियन पेनिनसुला है। तो ये दो का एग्जांपल है, मतलब यहाँ से ये चीज़ें प्लेट अलग हुई हैं, तो इसका एग्जांपल है एक्सियल दो का एग्जांपल है। इसका ब्रीफली पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी रेड सी पे तो ओशियन पे एक और क्वेश्चन आया कि रेड सी में कोई फ्रेश वाटर आता है कि नहीं, रेड सी में कोई फ्रेश वाटर एंटर करता है कि नहीं। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2023 है इसका, वो क्वेश्चन में शायद मे भी इंक्लूडेड हो यहाँ पे, देख लेंगे अभी। कह रहा है नेक्स्ट कि आउट ऑफ द फॉलोइंग जो है कि क्या इनकरेक्ट है, तो कह रहा है कि टेलीग्राफ प्लेट्यू इंडियन ओशियन में है, कोकोआ रिज जो है कि पैसिफिक में है, वालिस रिज जो है कि अटलांटिक में है, गुलास जो है कि इंडियन ओशियन में है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है कि इनकरेक्ट है। टेलीग्राफ प्लेट्यू कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन में है। तो ये जो है कि इंडियन ओशियन में ना हो, कहाँ पे है? आपका अटलांटिक ओशियन में है। तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे गाइस, अटलांटिक ओशियन में है। देन देखिए तो कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि आपका करेक्ट है, तो क्या करेक्ट है यहाँ पे? आइए वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहा है कि इट इज कॉल्ड द एंशिएंट ग्रीक एज द इथेरियन सी। एंशिएंट ग्रीक ने इंडियन ओशियन को इथेरियन सी कहा था, बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि हमारा जो इंडियन ओशियन जो अभी लाई कर रहा है उसे इथेरियन सी कहते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है कि स्प्रेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, तो ये जो है कि आपके आइदर साइड ऑफ इक्वेटर पे भी है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे अवेलेबल है। इक्वेटर 0 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर जो है कि 60 डिग्री नीचे तक अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या है, इंडियन ओशियन के फीचर्स हैं। तो आई होप इंडियन ओशियन के फीचर्स आपको ब्रीफली समझ में आ गए होंगे।
अब ये है इंपॉर्टेंट चीज ऑफ दी वर्ड। हैशटैग जो है कि पूरा स्टैटिक पार्ट है गाइस, ये पूरा स्टैटिक क्वेश्चन रहेगा, कौन सा ओशियन कहाँ है क्या नहीं है, ये सब आपको नोट्स मैंने बता दिया है। नीचे आपको नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स लेना है। साउथ चाइना सी ये सब मैंने आपको मैपिंग सेशन में भी कराया है, तो काइंडली रेफर टू दैट मैपिंग सेशन गाइस। मैपिंग सेशन की वीडियोस को अच्छे से देखें, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे जाइए, अपने प्यारे से एस्पिरेंट ऑर्बिट पे प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, मैपिंग सेशन को कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, स्पीड में करेंगे, ठीक, स्पीड में पेसअप करके करेंगे, ताकि जो है कि हम एक्स्ट्रा कवरेज ले सके सैलिनिटी वाले चैप्टर में। तो आइए जो है कि देखिए कह रहे कि बाकू जो कैपिटल है अजरबैजान की, पिछला चैप्टर मैंने इसी पे कराया था आपको। बाकी आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ, यहाँ पे आप थम्सअप करके और कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि आपको एक कंट्री का जो है कि मैंने जैसे मैपिंग सेशन में आपको कनेक्टिविटी ऑफ लाइन डायग्राम इससे जो है कराया था, जैसे आपका ये जैसे इंडिया है, इंडिया कनेक्ट हो रहा है किससे, ऊपर से जो है कि आपका इधर चाइना है, ठीक है, मतलब ऊपर जो है कि इस साइड से जो है कि पूरा चाइना है, इस साइड से आपका पाकिस्तान है, यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर अफगान का लगा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे जो है कि आपको नेपाल है, यहाँ भूटान देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा। तो इस लाइट डायग्राम के थ्रू आपको जो है कि कैपिटल्स वाइपिटल्स भी याद करा दूँ सारी, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखेंगे जी, तो ये उसका भी सेशन आपको रिवीजन के वक्त मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाकू जो है कैपिटल है अजरबैजान की, सिचुएटेड है कौन सा कोस्ट लाइन और ओशियन सी पे, तो ये क्या है, कैस्पियन सी। आपको जो है कैस्पियन सी की लोकेशन याद है, यहाँ पे सेंट्रल मैंने आपको कंट्रीज कराई थी, जो आपको के यू टी टी कराया था। तो यहीं पे आपको मिलेगा क्या, अजरबैजान इस साइड पे मिलेगा, कौन से, इस साइड पे। इधर तो सेंट्रल एशिया हो गया, यहाँ पे क्या है, कॉकवस कंट्रीज है, आपको मैंने बताया था कॉकवस माउंटेन है, कॉकवस माउंटेन में कॉकवस कंट्रीज पड़ते हैं, जहाँ पे जॉर्जिया है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है, ठीक है। यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान है। अजरबैजान किसके ओशियन कॉन्फ्रेंस पे देखने को मिलता है, कैस्पियन सी पे मिलता है। ये ब्रीफली आप याद रखेंगे, कैस्पियन सी, देखिए वो सब सेशन आप लोग किए रहेंगे, तो यहाँ पे ये सब कनेक्टिविटी लगेगा और रिकॉल होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिवली सेशंस को कवर करें आप। यहाँ क्या है, कैप्सियन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द टर्की कौन सा है, टर्की जान रहे कहाँ है, ये हमारा बिल्कुल ईस्ट में जो कि यहाँ पे इसी के नीचे ही आपका कौन सा, कॉकवस कंट्रीज के नीचे आपको देखिए टर्की देखने को मिलेगा। इधर टर्की के कुछ पार्ट यूरोप में भी है, इधर फिर ग्रीस आ जाएगा। तो टर्की आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये ब्लैक सी के पास देखने को मिलेगा, इसी में जो है कि आपको ब्लैक सी है, जहाँ पे आप देखेंगे आपको दो स्टेट, यहाँ पे आपको डांडेलस स्टेट और बॉस्फोरस स्टेट देखने को मिलता है। डांडेलस स्टेट आपकी कनेक्टिविटी देता है किसकी, डांडेलस स्टेट जो है आपका सी ऑफ मरमरा और जो है कि ब्लैक सी की कनेक्टिविटी देता है, ठीक। यहाँ पे क्रैच स्ट्रेट है, ठीक। यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि सी ऑफ मरमरा और जो कि ब्लैक सी की कनेक्टिविटी है, तो इसको जो कि थोड़ा ब्रीफली आप याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। तो आई होप ये याद होगा कि आपको नॉर्थ और टर्की क्या देखने को मिलेगा, ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे ब्लैक सी का, रुकिए मैं आपको मैप दिखाई देता हूँ। लेट मी शो यू द मैप ऑफ द ब्लैक सी। यस, तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा और जो है कि आपका ब्लैक सी कौन से, बॉस्फोरस स्ट्रेट से, यही आपको देखिए टर्की है। इधर टर्की का ये थोड़ा सा भी पार्ट यहाँ पे भी है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एजियन सी से सी ऑफ मरमरा में कौन सा, डांडेलस स्ट्रेट कनेक्ट हुए देखने को मिलेगा। और इधर सी ऑफ एजॉफ से कौन सा देखने को मिलेगा, क्या आपका क्रैच स्ट्रेट देखने को मिलेगा, क्रैच स्ट्रेट। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे, ये ब्लैक सी हो गया। बाकी कैस्पियन सी भी आप देख ही लीजिए, यहाँ पे लेट मी सी, ये देखिए कैस्पियन सी है, तो यहाँ पे जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है। तो इसको ब्रीफली ये सब याद रखेंगे आप। हम अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। देन यहाँ पे आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप ये सब जो है कि थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपको होप क्लियर हो जाएगा। बाकी देखिए पढ़ने का फॉर्मेट यही रखेंगे गाइज, ये जो है कि इस तरीके से आप जो है कि क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है कि ज़्यादा क्लियर रहेगी। पढ़ना हमें इसी तरीके से है, ठीक, यहाँ पे पढ़ना हमें इसी तरीके से है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहे। तो टर्की लोकेट है किसके बीच में लोकेट है, तो बता देंगे यहाँ पे ब्लैक सी और मेडिटेरियन ओशन के बीच में जो कि लोकेट करता है। ब्रीफली देख लेंगे। करेक्ट सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्ट आने में। अब जो है कि वेस्ट से ईस्ट आना है हमें, तो बात कर रहा है कि देखिए ब्लैक सी, मेडिटेरियन, कैस्पियन, तो इसको तो पहले ही हटा देंगे क्योंकि मेडिटेरियन से पहले आ जाएगा। फिर कह रहा है कैस्पियन और मेडिटेरियन, तो इसको भी हटा देंगे, मेडिटेरियन पहले आएगा। फिर यहाँ पे ब्लैक सी, मेडिटेरियन, तो ये सब ऑप्शन ऐसे हट गए। बस ये आपको मेडिटेरियन और ब्लैक सी, कैस्पियन, फिर अरल सी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है, यहाँ पे यूरोप और इसमें। फिर इधर जाएंगे तो ब्लैक सी देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे आपको कैस्पियन देखने को मिलता है, और कजाकिस्तान में अरल सी देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। और मैप में दिखाऊं तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, लेट मी शो यू। ये क्या है, ये आपका मेडिटेरियन है, ये ब्लैक है, ये कैस्पियन है, और ये सी कौन सा है, ये सी आपका अरल सी है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे हमने ये कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इनलैंड सी कौन सा है इसमें से, व्हाइट सी, ब्लैक, कैस्पियन सी, और ये इनलैंड सी का मतलब क्या होता है,
जो एक्सटर्नल में मीन जो है कि एक्सटर्नल ओशियन से कनेक्टिविटी ना हो, ओपन ओशियन ना हो, तो देखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, इनलैंड सी कहते हैं। और इसे इनलैंड सी को आप लोग जो है कि क्लोज जो है कि लेक, एक तरह से देखा जाए कैस्पियन सी क्या है, एक लेक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है, बट इसका आउटलेट नहीं है किसी ओशियन से, इसलिए इसे इनलैंड सी कहते हैं। और इसे सी ओशियन जो है कि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लेक ना कह के इसको सी इसलिए कहा जाए कि इसका इटसेल्फ जो है कि साइज बहुत बड़ा है, दैट्स वाई इसको हम लोग सी लेक नहीं सी कह देते हैं। ये कुछ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल से करें, सार्गोसो सी कहाँ रिलेट करता है, तो ये सब मैंने देखने को पढ़ा है। सार्गोसो सी कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न अटलांटिक में ऊपर देखने को मिलेगा। लेट मी शो इन दी मैप, शायद इस मैप में है, नहीं तो आप जो है कि जब कवर करेंगे क्या आपका जो है कि ये हमारा नॉर्दर्न अटलांटिक में सार्गासो सी देखिए यहाँ देखने को मिलता है, जो करीबियन वाला रीजन है, तो यहाँ देखने को मिलेगा सार्गासो सी। ये जो आपका क्यूबा वूबा है ये सब रीजन है। यहाँ पे हडसन बे है, ठीक ठीक, यहाँ पे जो है कि आपको हडसन बे ये सब देखने को मिलेगा, सॉरी हडसन बे ऊपर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहीं पे आपको सार्गासो सी देखने को मिलेगा, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैपिंग सेशन में ये सब गाइस कवर है, तो यू कैन गो थ्रू इट। देन यहाँ पे लेट मी सी ब्रीफली, तो ये जो कि सार्गासो सी हो गया। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक में है, फिर सार्गासो पे क्वेश्चन है। सार्गासो सी क्या है, हाईली जो है कि मेराइन वेजिटेशन देखने को मिलता है, पार्ट किसका है, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक, ये सब एक्सप्लेनेशन देख लेंगे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सार्गासम वीड जो है कि पाई जाती है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे टिपिकली जो है कि मेराइन वेजिटेशन देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि डज नॉट हैव द कोस्ट लाइन, किसके पास कोस्ट लाइन नहीं है, तो सार्गोसो सी के पास कोई कोस्टल लाइन नहीं है, पूरा सी जो है कि अराउंड करता है ओशियन में। कोस्ट लाइन का मतलब होता है वहाँ पे लैंड का प्रेजेंस हो, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे। बाकी यहीं से आपका कैनरी करंट ईस्ट में पास होती है, एजरोस करंट होता है पास यहाँ पे, तो ये सब जो है कि ब्रीफली थोड़ा थोड़ा देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, अभी तो करंट वाला चैप्टर आएगा ही, उसमें भी आपको करंट देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इसमें याद रखना है क्या, सरगासो जो है कि नॉर्थ अटलांटिक बॉन्ड है आपके गल्फ ऑफ स्ट्रीम से, वेस्टर्न बाउंड्री। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट होता है नॉर्थ में, और ये सब याद रखना है गाइस। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है कि आपके वेस्ट बाउंड्री क्रिएट करती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है कि आपका ये करंट है जो कि नॉर्थ में है। एजरोस करंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट एटलांटिस करंट ऑन दी, यहाँ पे आपको साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में ये करंट है, एंटलिस करंट जो है कि साउथ ईस्ट में है, कैनरी करंट जो है कि ईस्ट में है, नॉर्थ में आपको अटलांटिक ओशियनिक इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलेगा। सार्गोसस जो है कि रीजनल है, ये जो है कि बिल्कुल देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए जो करंट वाला होगा, अब यहाँ पे आपको ये सब जो है कि काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक, यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक करंट आ रही है, बाकी छोटी छोटी जो है कि करंट यहीं पे सर्कुलेट करती रहती हैं, दैट्स वाई ये कॉन्फ्लुएंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखेंगे ब्रीफली। फिर नेक्स्ट है आपका यही सी सराउंडेड जो है कि आपका इटली सिसिली सी टेक जो है कि कौन सा सी करता है, क्या वो एड्रियाटिक सी है, सिंपल सा आंसर है इसका। तो यहाँ पे सॉरी सिसिली सी, एड्रियाटिक तो हमारा जो है कि ब्रीफली क्लोज है, अनक्लोज है। बाकी यहाँ पे एजियन सी ये सब देखने को मिलता है। कंप्लीटली देखें तो इसे हम लोग कौन सा थेरियन सी कहते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखिएगा थेरियन सी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे सी आपको पूरे देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली देखें तो सिचुएट है आपके मेडिटेरियन में, जो कि बाउंड करता है क्रोशिया, सर्डिनिया, इटलियन पेनिनसुला और सिसिली को, ये पूरा जो है कि ये बाउंड करता है। इसको एक बार मैप में इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे, लेट मी शो यू ब्रीफली दिस मैप। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सब क्या है आपका, यहाँ पे जो कि देखेंगे तो एड्रियाटिक है, यही इटली है, यहाँ पे सिसिली है, ये सिसिली है। तो इस पार्ट को जो है कि आपके तैथरियन सी जो है कि यहाँ पे तैथरियन सी है, इससे जो है कि आपका कंसिस्ट करता है ये, इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम करते हैं यहाँ पे गाइस, आई होप, एक मिनट, लेट मी सी, यहाँ पे ये सब हो गया। ठीक, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग पेयर है अराउंड दी अरल सी के पास जो है कि कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है कि हमारा करेक्टली मैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अफ्रीकन कंट्री डज नॉट बॉर्डर विद दी मेडिटेरियन सी, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, चैड नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे मतले याद कराया गया था, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब जो है कि आपको दिखेंगे वहाँ। चैड यहाँ पे नहीं दिखेगा, चैड जो है कि अंदर है थोड़ा, ठीक, सहारन बेल्ट वाले रीजन से थोड़ा नीचे है चैड, तो इसको याद रखेंगे। फॉलोइंग जो है कि साउथ वेस्ट में एशिया में जो है कि मेडिटेरियन सी में कौन ओपन नहीं हो रहा, तो जॉर्डन नहीं हो रहा है। बाकी आपको यहाँ पे सिल्स वाली कंट्रीज याद होगी, मैंने सिल्स वाली कंट्री याद कराई थी आपको, जिसमें से देखें तो इसराइल हो गया, इसराइल के ऊपर जो है कि आपको लेबनान देखने को मिलेगा, लेबनान के बगल में आपको सीरिया देखने को मिलेगा, यहाँ जो है कि जॉर्डन देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। ठीक, ये आप आई होप याद होगा आपको। ये इसराइल हो गया, इसराइल के ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है, इधर जॉर्डन है। इसको आप जिल्स या सिल्स से याद रख सकते हैं, ये सब याद कराया था। गाजा स्ट्रिप कहाँ लाई करती है, गाजा स्ट्रिप जान रहे इसराइल के अंदर ही
ये जो है कि गाज़ा स्ट्रिप है, इधर वेस्ट बैंक है, ठीक। गाज़ा स्ट्रिप जो है कि आपको ब्रीफली जो है कि देखने को मिलेगा। ये आपको फॉलोइंग जो है कि किसमें, मेडिटेरियन सी में जो है कि आपको गाज़ा स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। देन जो है नेक्स्ट देखिए तो डीपेस्ट ओशियन जो है कि कौन सा है, साउथ चाइना सी जो है कि आपको फॉलोइंग जो है कि इनमें से सबसे डीपेस्ट ओशियन है। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपका डीपेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड कौन सा है, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड कौन सा है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी आपको सी दे रखा है, बाउंड्री दे रखी है, तो ये जो है कि आप मैच कर लेंगे। एड्रियाटिक सी की कौन सी बाउंड्री है, तो इसमें आपको जो है कि अल्बेनिया, क्रोशिया ये देखने को मिलेगा। कौन सा कह रहा है करेक्टली मैच है, तो देखिए अल्बेनिया जो है कि क्या करेक्ट है, तो यस जो है कि आपको एड्रियाटिक में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इटली विटली है, तो यहाँ पे अल्बेनिया, क्रोशिया ये सब जगह है, तो अल्बेनिया आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक सी में क्रोशिया कह रहे हैं, तो ब्लैक सी के क्रोशिया की कोई बाउंड्री शेयर नहीं करते, सॉरी, यहाँ पे जो है कि ब्लैक सी यहाँ पर क्रोशिया में कोई बाउंड्री शेयर करते हुए नहीं देखने को मिलता है। ये सब मैंने आपको ट्रिक्स याद कराया कि ब्लैक सी के बाउंड्री कंट्रीज कौन कौन सी है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। कैस्पियन में कजाकिस्तान बिल्कुल देखने को मिलता है। मेडिटेरियन में मोरक्को देखने को मिल रहा है, कह रहा है रेड सी में सीरिया देखने को मिल रहा है, तो नहीं, सीरिया अंदर लैंडलॉक है, तो ये जो कि आप याद रखेंगे, तो इससे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इस तरीके से कह रहा है कि फॉलोइंग कंट्री नॉट बैंक ऑफ द ब्लैक सी कौन सा नहीं है, ये सब क्वेश्चन जो है कि गाइस जान रहे हैं। ब्लैक सी 6 कंट्री सराउंड करती है, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, ये सब मैं करा चुका हूँ, तो इनको मैं दोबारा एफर्ट में नहीं करा रहा हूँ गाइस, तो काइंडली अंडरस्टैंड इट। देख लेंगे आपका रेड सी है, फिर वही एग्जांपल है, 2-4 क्वेश्चन आप थोड़ा होमवर्क में करिएगा, ठीक। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, इसको जो है कि बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था ना रेड सी वाला क्वेश्चन है, कभी आईएएस के 2023-24 में पूछा गया है। यहाँ पे करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि रेड सी रिसीव कर रहा है वेरी लेस प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म और नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट यूपीएससी ने करेक्ट मानी है, हालांकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, और काफ़ी बच्चों ने उस साल जो है कि इस क्वेश्चन को गलत किया था, तो ये ब्रीफली याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए लेस प्रेसिपिटेशन का भी यहाँ पे जो है कि आपका यहाँ पे इशू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रेड सी रीजन है बहुत कम जो है कि मात्रा में रेनफॉल एक्सेप्ट करता है। प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट इंडिकेट करते हैं यहाँ पे आपका ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल रहा था, बट नो वाटर एंटर्स दी, ये किसी फॉर्म में भी। और इसका रीजन देखेंगे, वाट ऑफ दिस सॉल्टियस जो है कि वाटर माना जाता है ओइंग टू दिस टेम्परेचर, ये ब्रीफली पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका लेस प्रेसिपिटेशन फॉर्म होने के कारण है यहाँ पे वैसी कंडीशन नहीं बन पाती है, मीन्स इक्वेटर से ऊपर है और यहाँ पे जो है कि एनक्लोज हो जाता है ओशियंस में, तो यहाँ पे वैसी कंडीशन नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से हमारे जो असेंशियल प्रेसिपिटेशन है बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद आता है चैप्टर ओशियन करंट का। ओशियन करंट जो है कि फॉर्मेशन क्यों होता है, ये देखिए ओशियन करंट होता क्या है, इसको ब्रीफली समझेंगे कि ओशियन करंट क्या है। एक कॉन्टिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट है सी वाटर का, जैसे आप देखेंगे एयर जो है कि मूव करती है, विंड, एयर क्या है, एयर जो है कि आपका मास है, ठीक। यहाँ पे उसको डायरेक्शन मिल जाए तो उसे हम लोग विंड कहते हैं, मीन्स ये आपको डायरेक्शन मिल जाए। फ्लो ऑफ एयर जो है कि विंड कहलाता है, ये सब जो है कि थोड़ा आपको प्रीवियसली सेशंस में मैंने बताया है। ग्रेडियंट स्लोप मिलने की वजह से ये जो कि मूवमेंट ऑफ एयर को विंड कहता है, उसी तरीके से आपको ये ओशियन करंट देखने को मिलते हैं। ओशियन करंट क्या है, कॉन्टिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द सी वाटर है, जो कि सरफेस ओशियन से आपके मेनली ड्रिवन होते हैं प्रिवेलिंग विंड की वजह से एंड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे मेनली ड्रिवन किसकी वजह से होते हैं, इन विंड, हवाओं के चलने की वजह से, और रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ जो है ये रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से आपको ओशियन करंट देखने को मिलते हैं। और बेसिकली देखें तो दो तरीके से होते हैं, आप लोग जो है कि रखते हैं क्या, वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट, और जो है कि अभी आपको एक बढ़िया सा टेबल मिलेगा जिससे आपको रेक्टिफिकेशन करना है और ये सारी चीज़ें जो है कि क्लियर हो जाएंगी, ठीक। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वार्म और ओशियन करंट है प्रिवेलिंग विंड्स, इनको याद रखेंगे। और यहाँ पे कुछ मेन कॉज है, ये बाकी डिफरेंस होता है, मीन्स थाउजेंड ऑफ ओशियन बिलो जो है कि आपके सरफेस पे ड्रिवन करते हैं, डिफरेंस इन दी वाटर डेंसिटी कॉज बाय दी वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। मेन कॉज क्या होते हैं आपके ओशियन करंट के, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द इक्वेटोरियल और पोलर ओशियन, मतलब जान रहे हैं, हम जानते हैं यहाँ पे हमारा 23.5 डिग्री जो है कि हमारी एक्सिस जो है कि टिल्ट है, यहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ पे पोलर रीजन है, जिसमें से यहाँ देखें तो कुछ समय 6 महीने ये जो है कि दिन में रहता है, ये रात में रहता है। ओशियन जो है कि स्लेंटली आ रही है, तो यहाँ पे सी टेम्परेचर जो है कि आपका डिफरेंशियल हीटिंग टेम्परेचर की वजह से भी ये ओशियनिक करंट मूव करती है, जिसकी वजह से आपको कुछ वार्म करंट देखने को मिलती है, कुछ कोल्ड करंट देखने को मिलती है। यहाँ पे जो ट्रेड और एंटी ट्रेड विंड्स है, मीन्स आपकी जो बेसिकली ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज कहलाती हैं, जो ट्रेड को फेवर करती हैं, एंटी ट्रेड विंड्स, ये नाम किस लिए दिया गया, एंटी ट्रेड विंड और ट्रेड विंड नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके फेवर से, मीन जो हमारा इधर आपको थोड़ा सा मैथ में लाता हूँ, यहाँ पे जानते हैं यहाँ से यूरोप से ये ट्रेड व्रेड किया जा रहा था, तो ये जो है कि आपके फेवर करते हैं, जानते हैं, आपको मैंने 0 डिग्री बताया, ये सब जो है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, यहाँ जो है कि सब पोलर हाई है, ठीक। इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बाद यहाँ पे
आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है, सब पोलर लो प्रेशर देखने को मिलता है, पोलर हाइज देखने को मिलते हैं। इसी के बीच में आपको स्टर्लीज वेस्टर्लीज ये डायग्राम मैं समझा चुका हूँ। काइंडली वो जो 4 घंटे वाला सेशन है उसमें आप ब्रीफली देखेंगे, तो ये सब मैंने कहानी जो है कि समझाई है, तो दोबारा मैं समझा नहीं रहा हूँ। तो यहीं पे आपको एक करंट का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है जिसकी वजह से है। और ये ट्रेड विंड्स किसने नाम दिए, वहाँ पे बताया था ट्रेड विंड्स जिसने नाम दिए। ट्रेड विंड्स का यूज करके यूरोप वाले ट्रेड वेड करते थे जितने भी ट्रेडर्स थे, इसलिए इनका नाम जो है कि इस वाले रीजन में इसका नाम जो है कि आपको क्या रख दिया गया, ट्रेड विंड्स रख दिया गया। ठीक, ऊपर है ये ट्रेड विंड रख दिया गया, तो यही रीजन है। बाकी आपको आपको रॉवरिंग फोर्टीज देखने को मिलेगी, ये सब जो है कि नाम है अलग अलग विंड्स के। तो कुछ कुछ चीज़ें ये पहले से कवर है, तो काइंडली रेफर टू प्रीवियस सेशन ऑल्सो। अब इसके बाद देखिए मेन कोर्स आपको समझ गया, कोरलिस इफेक्ट क्या है, ये सब जो है प्रीवियस करा चुका हूँ। तो यहाँ पे वार्म और ओशियन करंट है, तो यहाँ पे क्या है, इतनी बड़ी कहानी लिख रखी है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। इनको थोड़ा सा बस पढ़ लेंगे आप, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, लेट मी शो यू। एक है यहाँ पे चार्ट, ये चार्ट जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। ये चार्ट देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वार्म ओशियन करंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ये जो है कि आपको वार्म ओशियन करंट का चार्ट है। ठीक, क्या है, वार्म ओशियन करंट का। अब देखिए इसको जो है कि आप सोचें कि थोड़ा रट्टाफिकेशन करके मैं याद करा दूं, तो नहीं, ये काम मैं नहीं करता हूं क्योंकि सेशन लंबे होते हैं इससे। ये रहेगा आपका होमवर्क, अपना जो है कि इंटेलिजेंस यूज करके इसको रटना है कैसे। यहाँ पे आपको देखिए करंट का नाम दिया है, किस ओशियन में है, कहाँ ओरिजिन है, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, कहाँ से कहाँ जो है कि जा रही है, क्या क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, ये जो है कि आप इसको जो है कि रीडर करके समझेंगे। बाकी ये चीज़ जो है कि आपको याद रहनी चाहिए। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, कहाँ फ्लो करती है, अटलांटिक में फ्लो करती है। कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ओरिजिन है। क्या मूवमेंट है, नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट है। कहाँ पे, ईस्टर्न यूएसए से वेस्टर्न यूरोप में जाएगी। ठीक, ये जैसे मैंने आपको बताया, या पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है। ठीक, यहाँ है, तो अब इसको पढ़ लिया, आ जाइए एक बार मैप में, या जो कि खुद मैप बनाइए और इसको समझ के याद कीजिए। अब ये जो मैप है, लेट मी शो यू, कहाँ गया, ठीक। अब ये गल्फ स्ट्रीम है, कहाँ है, देखिए ये कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। कहाँ से, आपके यहाँ पे वेस्ट यूएसए से कहाँ जा रही है, यूरोप की तरफ मूव कर रही है। ये देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम जो है कि यूरोप की तरफ मूव कर रही है। तो यही एक चीज़ मैंने वहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आपको लिख दी है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है पूरा कि कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में है। ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको से बिगिन करती है, नॉर्थ ईस्टवर्ड जो है कि मूवमेंट है, नॉर्थ क्या है, इधर जो है कि नॉर्थ में ऊपर है, और ईस्टवर्ड मूवमेंट करती है, ईस्टर्न यूएसए से वेस्टर्न यूरोप की तरफ जा रही है। यहाँ पे मैंने सॉरी ऊपर जो है कि उल्टा बोल दिया था, इसको करेक्ट कर लेंगे। ईस्टर्न यूएसए से वेस्टर्न यूरोप की तरफ मूव करती है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे आप। देन जो है कि इसी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, अटलांटिक में है, एक्सटेंशन ऑफ द गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ ईस्ट में जो है कि बहती है, ब्रिस्ट एलिस, और जो है कि नॉर्वे की तरफ जो है कि ये देखने को मिलती है, नॉर्वेजियन करंट है। ये सब क्या है, वार्म है, ये सब जो है कि आपका वार्म ओशन करंट है। ठीक, ये सब आपके जो है कि गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा करंट हो गया, एंटीज हो गया, ब्राजील हो गया, गिनिया हो गया, आपका नॉर्थ अटलांटिक करंट हो गया। ये सब जो है कि आप ये ट्रेड विंड, ये सब देखिए आपको जो है कि पूरा चार्ट लगा हुआ है गाइस, इसको अच्छे से करना है। मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया। ठीक, फिर अलास्का, ये सब जो है कि क्या है, आपके जितने भी छोटे छोटे देखिए हर करंट मैंने यहाँ इंक्लूड कर रखे हैं, मैडागास्कर, अगुलस, मानसून, ल्यूविन करंट जो कि इंडियन ओशन में रहने को देखने को मिलते हैं, ये सब हो गए। दीज दीज टू पेजेस टेबल आर दी वार्म ओशन करंट। फिर इस तरीके से आपको कोल्ड ओशन करंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे लेब्राडोर हो गए, अटलांटिक में है, आर्टिक साउथवर्ड मूवमेंट करता है, कहाँ से क्या करता है, ईस्ट ग्रीनलैंड हो गया, कैनरी, वेनेजुला, फॉकलैंड, कैलिफोर्निया, ओकिसियो जो है कि आपको पैसिफिक में, ठीक, यहाँ पे बेरिंग सी और आर्टिक में, नॉर्दर्न जापान में देखने को मिलता है, पेरू हो गया, वेस्टर्न हो गया। ये सारे क्या है, आपके कोल्ड करंट्स हैं। ठीक, सोमालियन विंटर करंट, सर्कमफेरेंस डीप करंट जो कि आपके अंटार्कटिक में जो कि देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एएमओसी जो है कि एक मैंने आपको फिनोमेना पढ़ाया होगा अंटार्कटिक का। तो ये सब जो है कि आपको बिल्कुल याद रखना है। आई होप इस चीज़ को आप करेंगे होमवर्क में स्मूथली जो है कि, और मेरे को बिलीव है कि ये आप जरूर करेंगे और ये आपको अच्छा लगा होगा। देखिए इसमें एफर्ट लगते हैं गाइस, तो आप लाइक कमेंट करके जरूर इसको सपोर्ट करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, इनको भी आइए एक बार ब्रीफली कर लेते हैं। आप देखिए ये सब, ये जो कि कहाँ कहाँ से बह रहे हैं, इसका प्रॉब्लम आपको मैंने सॉल्व करके दे दिया है। हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट। अब इसमें से कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, तो पहला पढ़ते हैं, रोटेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, हमारा जो अर्थ रोटेशन कर रहा है, क्या इन्फ्लुएंस करेगा ओशियन करंट को, तो बिल्कुल करेगा। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, करेक्ट मानेंगे। फिर कह रहा है कि एयर प्रेशर और विंड, क्या ये करेगा, यस ये भी करेगा। हमने पढ़ा है कि विंड भाई कोरलिस फोर्स जो है कि काम कर रहा है, एयर प्रेशर विंड जो है कि काम कर रही है, इसकी वजह से आपको ओशियन करंट मूव कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। फिर कह रहा है डेंसिटी ऑफ द ओशियन, यस जो है कि डेंसिटी एज वेल एज दी सैलिनिटी, ये दोनों ही इन्फ्लुएंस करता है हमारे ओशियन करंट को, तो ये भी सही है। रेवोल्यूशन करता है, नहीं ऐसा तो अभी तक कुछ पढ़ा नहीं कि मीन्स
आपके ऑर्बिट में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन क्या है, ये हमारा रिवॉल्व कर रहा है सर के अराउंड, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर बी हमारा सही होगा। सिर्फ रोटेशन से पड़ता है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा करेक्ट, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको यहाँ से पढ़ लेंगे आप। देन नेक्स्ट है, फिर यही है कि करेक्ट बताना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट है कह रहा है कि ओशियन करंट जो है कि आपका कह रहा है लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशियन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लो सरफेस वाटर है। ठीक, यहाँ पे सरफेस पे जो मूवमेंट हो रहा है उसी को हम लोग लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशियन कहते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि ओशियन करंट असिस्ट करता है मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस। तो बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से जो है कि आपका वार्म और जो है कि क्या यहाँ पे कोल्ड करंट जो है कि मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया। अब इन्हीं की वजह से आपका जो है ग्लोबल टेम्परेचर जो है कि कुछ वार्म करंट है, कुछ जो है कोल्ड करंट है, कुछ मिल जाती हैं। तो ये आपका जो है कि कॉन्फ्लुएंसन जोन बनाता है, जो कि आपके सुटेबल होता है। किसके लिए आपका सुटेबल होता है? फिशिंग ग्राउंड, इन सब के लिए सुटेबल होता है। जैसे में आप लोग एल नीनो पढ़ते हैं, जब लोग हम मैंने आपको एल नीनो पढ़ाया होगा, तो उसमें अपवेलिंग पढ़ाई होगी। अपवेलिंग की यहाँ पे देखिए, जो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर जो है कि क्या है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो ये पैसिफिक में क्या होता है, यहाँ से जो है कि सबडक्शन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर में यहाँ से जो है कि राइज करती है एयर, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है। बट एल नीनो में यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, तो यहाँ पे सबडक्शन जो है कि कॉज करता है। इसके वजह से करंट जो है कि टेम्परेचर इधर जो है कि मूव करने लगता है। ठीक, और इससे क्या होता है, अपवेलिंग ऑफ द ओशियन वाटर होता है। अपवेलिंग ऑफ द ओशियन वाटर, ये सब जो है कि प्रीवियसली समझा चुका हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। तो ये मिक्सिंग ऑफ द क्या है, आपके ओशियन करंट है, वार्म और जो है कोल्ड ओशियन करंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे होता है क्या, आपका अपवेलिंग एल नीनो इफेक्ट जो है कि ये करता है। तो ये एग्जांपल है, कनेक्टिविटी है कि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ओशियन करंट असिस्ट करता है अर्थ के हीट बैलेंस में, तो करेक्ट है। ओशियन करंट सेट करता है मोशन प्राइमरीली बाय द प्रीवेलिंग विंड, तो ये भी करेक्ट है। ओशियन जो है कि मोशन सेट करता है प्रीवेलिंग विंड की वजह से, ये भी करेक्ट है। ओशियन करंट इफेक्ट करता है कॉन्फिग्रेशन ऑफ द ओशियन को, क्या ये इफेक्ट करेगा कॉन्फिग्रेशन ऑफ द ओशियंस को भी? यस, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा कॉन्फिग्रेशन ऑफ द ओशियन मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑल्सो अफेक्ट द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द ओशन, जो कि हमारे प्रिवेलिंग विंड्स एंड द अर्थ रोटेशन, तो इसको जो है कि इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर है। ब्रीफली ये सब फीचर्स हो गए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो रेगुलर डायरेक्शन चेंज है ओशन करंट का, वो किस लिए टेक प्लेस कर रहा है? तो पहली बात देखिए, यहाँ पे हमारा एक इंडियन ओशन देखिए, एक तरह से अगर आप मैं मैप में इमेजिन कराऊँ, तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन के लिए है। एक तरह से देखिए तो इंडियन ओशियन एक तरह से लैंडलॉक ओशियन माना जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए मोस्ट तरफ से आपके क्या है, लैंड घिरे हुए हैं। बट इट इज ड्यू टू द मोस्ट कॉमन फैक्टर, जो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है। साउथ वेस्ट मानसून जानते हैं, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है, यहीं पे आपका ITCZ होता है, इंटर इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल, जो कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, वो टेक प्लेस यहीं करता है। आपका शिफ्टिंग ऑफ दी आपका जो है कि ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री नीचे ऊपर जाता है, इसकी वजह से टेम्परेचर मूव करता है, और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट जो है कि साउथ वेस्ट मानसून लाते हैं। तो ये जो है कि एक कारण बनता है इसका। तो हमारा देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन में दोनों चीज़ दी हुई है कि इंडियन ओशियन एक हाफ ओशियन है, कोई मतलब नहीं है। इसकी ग्रेटर वेरिएबिलिटी है सैलिनिटी में, ये भी मतलब नहीं है। यहाँ दिया लैंडलॉक ओशियन है कि मानसून ड्रिफ्ट है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे एक मानसून ड्रिफ्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट्स है, जो इंडियन ओशियन में चेंज होती रहती है, जो उसका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है, मानसून ड्रिफ्ट है। और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। जो ओशियन करंट है हमारे इंडियन ओशन का स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पैसिफिक और अटलांटिक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड और मानसून विंड्स हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडियन ओशन करंट, और डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट विच ट्वाइस इन द नॉर्थern इंडियन ओशन ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट मानसून विंड, वेयर द साउदर्न इंडियन ओशन करंट हैव ए डेफिनेट पैटर्न। तो यहाँ पे आई हो इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टैटिक एगुलस करंट कहाँ पे फ्लो करता है? तो ये आपका इंडियन ओशन में फ्लो करता है। देन आपका है कि ओशियन करंट एसोसिएटेड है इंडियन ओशियन से, एगुलस करंट है। फिर नॉट अ कोल्ड करंट, इसमें से ठंडी ठंडी ओशियन करंट, ठंडी हवा कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। ठंडा जो है कि लहर कौन सा नहीं है, क्या वो कैम्ब्रिज है? कैम्ब्रिज ठंडी है। हेम्बलबोर्ड ठंडी है। ओकाइसो जो है कि आपकी ठंडी है। तो यहाँ पे ऑगलस जो है कि एक हमारी वार्म करंट है, इसको आप याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से देखिए, आपके मोस्ट क्वेश्चन है कि कंट्री का कौन बेनिफिट कर रही है मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस होता है? तो नॉर्वे होता है। अटलांटिक ड्रिफ्ट देखिए कहाँ चलती है, यहाँ पे दिखाइए। अटलांटिक ड्रिफ्ट देखेंगे तो आपको नीचे चलती हुई देखिए, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ नीचे चलती है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है कि ऊपर जो है कि आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है कि यहाँ जान रहे हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे किसको होता है? नॉर्वे को होता है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये क्या वार्म करंट है कि कोल्ड करंट है, ये आप टेबल से रट के जो है कि मुझे बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर जाके लिखेंगे कि इट इज़
वार्म करंट और कोल्ड करंट, जल्दी से जो है कि जल्दी से लिखिए, जल्दी से सोचिए दिमाग में और छोड़िए, मैं आंसर बता देता हूँ। ये जो है कि वार्म वाटर को कैरी करती है, जो कि गल्फ स्ट्रीम टुवर्ड यूरोप, नॉर्वे जो है कि जाती है। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा मैं ये बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, तुरंत आपका माइंड एक्टिव हो और आप उसको थिंकिंग में प्रोसेस में ले आएँ कि ये क्या करंट है, जिससे आप थोड़ा अटेंटिव भी हो जाएँ। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, मैंने बता दिया, तो ये वार्म करंट है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। इसको जो है कि ऑल्सो नोन एज, ये याद रखेंगे एक फैक्ट है, इसको ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। किसको? हमारे अटलांटिक ड्रिफ्ट को, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक वार्म करंट है जो कि ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी कही जाती है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका कोल्ड करंट है ऑफ द साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन में इनमें से कौन सा कोल्ड करंट है? तो ये आपका वेनेजुला करंट है, जो कि कोल्ड करंट माना जाता है। बाकी ये सब हमारे साउथ अटलांटिक में ये जो है कि कोल्ड करंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। स्टैटिक है, ब्राजील करंट एक वार्म है। ठीक, कैनरी करंट एक कोल्ड करंट है, पर कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। अगुलास जो है कि हमारे इंडियन ओशियन में वार्म करंट है, आपका साउथ इंडिया ओशियन में, नॉर्थ टू साउथ रहती है। डज नॉट बिलोंग टू इंडियन ओशियन में से इंडियन ओशियन का कौन सा नहीं है? अगुलास मिलेगा, मोजाम्बिक मिलेगा। मोजाम्बिक क्यों? क्योंकि आपका ये साउथ अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ पे मोजाम्बिक क्यों है, यहाँ पे जानते हैं। इधर से ही आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिल जाएगा, तो मोजाम्बिक मिल गया, अगुलस मिल गया, साउथ इंडियन ओशियन करंट मिल गया। आपका वेनेजुला जो है कि आपका करंट हमारे इंडियन ओशियन में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे इंडियन ओशियन में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है आपको? ये करंट आपको देखने को मिलेगा, अब जस्ट मैंने ऊपर बताया, साउथ अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका। वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका यहाँ पे जो है कि देखने को मिलेगा, तो ये जो है कि बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको वेनेजुला करंट देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट, इनमें से कौन सा कोल्ड ओशियन करंट नहीं है? ये आपका होमवर्क है, 10 को कमेंट करेंगे आप। देन इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सिमिलर है कि क्या साउथ अटलांटिक है, सब स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस। दैट्स व्हाई आई एम जो है कि थोड़ा सा जो है कि लिबर्टी लेते हुए इसको स्किप कर रहा हूँ कि करंट ओशन डज नॉट फ्लो इन द नॉर्थ अटलांटिक, क्या फ्लो नहीं करता है। इन सबको जो है कि ब्रीफली आप जो है अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ नीचे से देखना शुरू करते हैं कि इफ द सन, द अर्थ एंड मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, दिस सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड। अब देखिए यहाँ पे लो टाइड और हाई टाइड नहीं पढ़ाया मैंने आपको, लो टाइड और हाई टाइड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर सन, ठीक, अर्थ और मून, ठीक, यहाँ पे आप पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये मून अर्थ के इस साइड है कि मून अर्थ के इस साइड है। यहाँ पे ये जो है, ये पोजीशन ऑफ मून डिसाइड करता है, आपकी लो हाई टाइड डिसाइड करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये सिचुएशन है स्मॉल टाइड का। ठीक, यहाँ पे देखेंगे आप जो लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड दी स्प्रिंग टाइड और व्हेन दे अगर ट्वाइस इन दी मंथ, जो है कि आपकी स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड कहलाई जाती है। इन दी सन, मून एंड अर्थ इन दी स्ट्रेट लाइन, द हाइट ऑफ द टाइड विल बी हाइयर, और इसे हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। दे ट्वाइस जो है कि मंथ में अकर करती हैं, ड्यूरिंग दी फुल मून पीरियड एंड अदर ड्यूरिंग दी न्यू मून पीरियड। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसको इमेजिन कीजिए, ये हमारा क्या है, सन है, ये अर्थ है। ठीक, अब मून की पोजीशन स्ट्रेट लाइन में दो बार यहाँ डिसाइड होती है। ठीक, इन दो बार की वजह से आपको जो है कि टाइड देखने को मिलती है। ये क्या है, मून की पोजीशन है। यहाँ पे आपको लो टाइड और हाई टाइड, स्प्रिंग और नीप सुना होगा आपने, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड सुना होगा, इसी में लो टाइड हाई टाइड का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये याद रखिएगा, जब ये स्ट्रेट लाइन में होती है तो कुछ टाइड हमारी जो है कि सबसे ज़्यादा स्मॉल नहीं, हाइयर लेंथ की होती है, मीन जो है कि हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है टाइड्स की। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, वेनेजुला कोल्ड करंट है, गलत हो जाएगा। फिर टाइड कम ऑन दी अर्थ एवरी आफ्टर 12 एग्जैक्टली 12 आवर जो है कि 30 मिनट, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये सही है कि ओशियन सैलिनिटी मैक्सिमम होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखेंगे। ये सिंबल क्या कहलाता है? ये कहलाता है पार्ट्स पर थाउजेंड। देखिए परसेंटेज आप ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 100 में कितनी मात्रा है, पार्ट्स पर थाउजेंड का हजार मतलब होता है। तो यहाँ पे परसेंट का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पे परसेंट लिखेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये पार्ट्स पर थाउजेंड का सिंबल है। तो ओशन सैलिनिटी यहाँ ज़्यादा होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन में, ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड द हाई इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 0 डिग्री कैंसर कैप्रिकॉन, यहाँ पे स्लैंटली जो है कि आपके कैंसर और कैप्रिकॉन है, यहाँ पे स्लैंटली जो है कि हमारी सन की रेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हीटिंग ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, रेनफॉल कम होता है, तो इसकी वजह से सैलिनिटी ज़्यादा है। सेकंड ऑप्शन जो है कि आपका इनकरेक्ट है, बता दिया। पीरियोडिक राइज फॉल जो है कि वंस or ट्वाइस अ डे होता है, अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून की वजह से, जिसे हम टाइड कहते हैं। ये कोल्ड करंट है। ठीक, ये सब जो है कि पैसिफिक, ये जो है कि आपका कोल्ड करंट है, बट नॉट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ये शायद मैंने वार्म बोल दिया था क्या, तो मेरी गलती है, तो करेक्ट कर लेंगे। ये कोल्ड करंट है पैसिफिक का, तो ये जो है कि नॉट अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है कि ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर फॉलोइंग कोल्ड ओशियन करंट है, इसमें से कौन सा? पेरुवियन करंट है, जो कि हम्बलपोर्ट करंट कहलाता है। और बाकी इसमें आप देख लेंगे, ये सब स्टैटिक है गाइस, सो यू कैन अटेम्प्ट इट।
यहाँ पे आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है कि पहले पूछे जाते थे, आपको फिगर बना के दे देगा कि ये जो लाइन है इसमें ओशियन करंट कौन कौन सी मिल रही है, तो वेनेजुला और गिनिया करंट है, इधर से वेनेजुला आ रही है, नीचे से गिनिया करंट आ रही है, ये आपस में मिल जाती है यहाँ पे। फिर यहीं से आपको जो है कि इक्वेटोरियल वाली करंट देखने को मिलती है। देन इसको जो है कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ये सारे करंट जो है यू कैन गो थ्रू इट। यहाँ पे करंट फ्लो रीजन एसोसिएटेड विद इसी तरह का चार्ट मैंने देखिए आपको प्रिपेयर करके दिया है पूरा। ठीक, आई होप इन सबको आप अटेंड करेंगे। जितने भी फॉलोइंग ओशियन करंट है ये स्टैटिक है बिल्कुल। बस इस टेबल को आपको जो है कि मद्देनजर रखते हुए पूरा जो है कि इसको अच्छे से याद करना है। ठीक, इस टेबल को जो है कि अच्छे से आप रट लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कौन सी करंट कहाँ किस वक्त बहती है। और इसको एक बार मैप में जो है कि आपको पूरा इमेजिन कर लेना है, लाइक दिस मैप। एक खाली ब्लैंक मैप लेना है। मैं कहता हूँ मैपिंग जो है कि प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये खाली मैप जैसे रहता है, इसको आप खाली मैप आपको वर्ड मैप मिल जाएगा, इसमें इमेजिन करके जो है कि खुद ड्रॉ करके अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन रिटेन इन फॉर द लॉन्गर टाइम। देन हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा है, सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। अभी सैलिनिटी क्या होता है इसको जो है कि बेसिकली पढ़ें। तो सैलिनिटी क्या होता है, सॉल्ट से समझ रहे हैं, सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, किस ओशियन में कितना ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व है। तो इसको आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट एवरी नोन केमिकल एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द वेरिंग प्रोपोर्शन ऑन द ओशियन। सारे ही एलिमेंट ओशियन में पाए जाते हैं। उसमें से क्या है, सैलिनिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ द सॉल्ट डिजॉल्व, क्या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व है इन दी बॉडी ऑफ द वाटर, उस वाटर बॉडी में, मीन्स उस ओशियन में, करंट ओशियन में कितना सॉल्ट डिजॉल्व है, उसे हम उसकी इसकी सैलिनिटी कहते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो वर्ल्ड ओशियन की सैलिनिटी, पूरे वर्ल्ड की अगर एवरेज निकाला जाए तो 35% जो है कि पार्ट पर थाउजेंड जो की रहती है। मीन्स यहाँ पे पार्ट पर थाउजेंड का मतलब लिखा हो कि 1 किलो 1000 ग्राम जो होता है उसमें जो है कि 35 ग्राम आपका जो है कि कितना रहता है, मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम आपको सॉल्ट मिल जाएगा। फिर से जो है कि डिपेंड करता है, लैंड आर द मेन सोर्स ऑफ द सैलिनिटी, जो कि ओशियन और रिवर्स में मेन कैरियर्स रहते हैं। इसके अलावा आपका इवेपोरेशन, विंड, रिवर वाटर, प्रेसिपिटेशन, ओशियन करंट एंड वल्केनोस जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके जो कि फैक्टर्स रहते हैं, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज करेगी, इवेपोरेशन ज़्यादा है तो क्या करेगा, सैलिनिटी इंक्रीज करेगी। विंड फैक्टर, जो ओशियन करंट्स है उनको जो है कि बहाव तेज रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा ओशियन करंट्स हैं तो वहाँ पे सैलिनिटी कम रहती है। रिवर वाटर, अगर ज़्यादा रिवर वाटर मार के आ रहा है तो जो है कि सैलिनिटी को डिक्रीज कर देगा। कम रिवर वाटर है तो सैलिनिटी जो है कि बढ़ती हुई दिखेगी। प्रेसिपिटेशन, बारिश ज़्यादा होगा तो आपके जो है कि सॉल्ट की डिजोल्यूशन कम हो जाएगी। मोर रेनफॉल जो है कि लेस सैलिनिटी, लेस रेनफॉल मोर सैलिनिटी, इन सबसे चीज़ों से याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखेंगे, ड्यूरिंग एन एक्सप्लेनेशन चैलेंजेस डीप में इन 1884 दितमार डिस्कॉर्ड दी 47 टाइप ऑफ दी स्मॉल सॉल्ट इन दी सी, जिसमें से हमारे 7 जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 7 जो है कि आपको याद रखने हैं। कौन से 7 सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक, उसके बाद जो है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमेट ब्रोमाइड। तो ये इतने जो है कि आप याद रखेंगे। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, 27% रहता है, बाकी सब देखेंगे सिंगल डिजिट है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस 7 सॉल्ट्स, ये जो है कि 7 सॉल्ट आपको याद रखने चाहिए, इनके परसेंटेज याद रहनी चाहिए, जिससे आप जो है कि क्वेश्चन में पूछे जाए तो आप कर लेंगे। बाकी ये सब आपकी क्या है, अब कहानी है जो मैंने आपको इस इमेज में देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने ये इमेज समझाई थी, जिसमें हाइड्रोस्फीयर समझाया, आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये सब समझाया। इसमें जो है कि आपका एक और चीज़ दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। ये आइसोथर्म का डायग्राम इसमें यहाँ लगा हुआ था, ये देख लेंगे। आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, इसको जरा टेम्परेचर को एक बार बता देता हूँ। यहाँ थर्मोक्लाइन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे जो ये ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ टेम्परेचर का जो है कि मेजरमेंट लिख दिया, इधर लिखिए क्या, ये टेम्परेचर है, यहाँ डेप्थ है। तो ये जो है कि कुछ आपको यहाँ पे हल्का सा, ये हल्का सा स्लोप दिखता है, फिर यहाँ यहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा दिखती है, फिर हल्का सा जो है कि आपको ये ऐसे दिखेगा। तो इस जोन को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। रैपिड डिक्लाइन होता है क्या, थर्मोक्लाइन क्या है, रैपिड डिक्लाइन, डिक्रीज इन द टेम्परेचर मोस्ट सिग्निफिकेंट लेयर, ये इस जोन में आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स ये वर्टिकली है। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हमारा किससे, आइसोथर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ऐसे ऐसे हमारी लाइनें होती हैं। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। अब इसके बाद सेम जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है कि सैलिनिटी, इसके बारे में लिखा है हाईएस्ट कहाँ रहती है, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हाईएस्ट रहेगी। 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे सैलिनिटी क्या रहेगी, हाईएस्ट रहती है। लोवेस्ट रहती है इक्वेटोरियल रीजन पे, क्योंकि इक्वेटर पे आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। वेरी लो रहती है पोलार पे, क्योंकि यहाँ पे आइस मेल्ट करती रहती हैं। सबसे हाई कहाँ दिखेगा, 20-30 डिग्री पे। 20 डिग्री से लैटिट्यूड से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ व्हाट,
यहाँ पे लोएस्ट रेनफॉल ये सब जो कि आपको लोएस्ट प्रेसिपिटेशन रेनफॉल देखने को मिलता है, दैट्स वाई। तो यू कैन मस्ट रिमेंबर दिस कि हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पे जिस तरीके से हमारा जो है कि वहाँ थर्मोक्लाइन था, यहाँ पे हेलोक्लाइन होगा। हेलोक्लाइन रैपिड डिक्रीज इन द सैलिनिटी होता है, ये 100 से 200 मीटर में। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, बाकी ये सब थोड़े रिसोर्सेज हैं, इनको आप देख लेंगे एक बार इमेज से। तो वापस आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी डेली रेनफॉल हैवी परसेंट। डेजर्ट जो है कि मेनली आपके 20-30 डिग्री नॉर्थ में रहते हैं, मतलब 20 से 25 डिग्री नॉर्थ साउथ डिग्री। तो यहाँ पे आपको वाटर है दी हाईएस्ट सैलिनिटी बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ वेपोराइजेशन और हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। जो ठीक यहाँ पे वाटर पोलर्स का ये सब जो है कि आपको चार्ट में आप मिल जाएगा, तो यहाँ से काइंडली गो थ्रू इट, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे, इसमें क्वेश्चन भी वेरी फ्यू हैं। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही फ्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके। देखिए ये सब जो सैलिनिटी लिखी हुई है किसमें कितना परसेंट है, ये याद रख लेंगे। एनसीईआरटी में भी एक टेबल लगा हुआ है छोटा सा, 3 ओशियन के हैं, उनको भी आपको याद रखना है। लेट मी शो कि मैंने इसमें मेंशन किया है कि नहीं। आई थिंक आई डिडंट मेंशन इन दिस इन्फोग्राफिक, इस इन्फोग्राफिक में नहीं है। तो आप यहीं से कवर कर लेंगे उसे कि किस सी की कितनी जो है कि सैलिनिटी है। तो देखेंगे इंडियन ओशन जो है कि फॉल करता है 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड्स में, जिसकी सैलिनिटी कितनी है 35.14%। हाउएवर ये डिक्रीज कर जाती है 30 पे इन द बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है अरेबियन में 36% पे। तो ये हमारा इंडियन ओशन का हो गया। ठीक, इसको याद रखेंगे। इंडियन ओशन की वेरिएबिलिटी जो है कि अलग अलग है। यहाँ पे नीचे जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, 0 से 10 डिग्री में 35% मिलेगा। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडियन ओशियन का, हमारे इंडियन ओशियन की सैलिनिटी, इसको आपको याद रखना है। 0 डिग्री से 10 डिग्री आपको देखने को मिलती है कितनी, 35% देखने को मिलती है। बट बे ऑफ बंगाल में, बीओबी लिख दे रहा हूँ बे ऑफ बंगाल को, बे ऑफ बंगाल में 30 हो जाता है, और अरेबियन में जो है आपको 36% देखने को मिल जाता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखने वाले हैं। ठीक, यू मस्ट रिमेंबर। और इसका रीजन क्या है, बे ऑफ बंगाल में ही हमारी मोस्ट नदियाँ ड्रेन करती हैं, जितनी भी आपकी ऊपर की। अगर मैं बनाऊँ ये हमारा प्यारा सा भारत, ये तुरंत आपको जो है कि इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए गाइस। कहीं भी जो है आप थोड़ा सा रफली आइडिया से बना सकते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं ये क्या है, हमारी वाटर बाउंड्री इधर जो है कि बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, इधर यहाँ पे अरेबियन है। ठीक, ये अरेबियन ओशियन में आता है, और नीचे इंडियन ओशियन है। यहाँ पे 0 से 10 डिग्री में सबसे ज़्यादा है। यहाँ क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से गंगा आ रही है, इसी में यमुना आ रही है। ठीक, बाकी जो है कि नदियाँ हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, यहाँ से आपकी कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, मोस्ट रिवर है। ठीक, यहाँ पे जो है कि कावेरी भी इधर ही आ रही है, बाकी यहाँ नर्मदा ताप्ती इस तरफ जाती है, नर्मदा ताप्ती। तो मोस्ट रिवर जो है कि इसी में ड्रेन आउट करती है, तो सैलिनिटी यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है फ्रेश वाटर आने की वजह से। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन का हो गया। देन यहाँ पे कुछ अमंग दी सी और लेक्स देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे वान लेक है टर्की में, जिसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, यही एनसीईआरटी भी मेंशन है, 330% है। ठीक, यहाँ पे 330 पार्ट्स मिलियन है, मतलब 1000 में 330 ग्राम देखने को मिलता है। डेड सी में जो है कि 238 ग्राम देखने को मिलता है। कैस्पियन में 13 से 14% है नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक, जिसमें से देखेंगे तो कैस्पियन सी इन दी काराबाऊ बे जो कि सैलिनिटी 300 से 350 देखने को मिलती है। मेडिटेरियन में यहाँ पे इतने परसेंट है। यहाँ पे कैरिबियन सी का देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे रेड सी का देख लेंगे 36 से 41। मेडिटेरियन का इतना परसेंट, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सही, यहाँ पे लेक असल है, इसमें 348। टर्की की वान लेक 330, डेड सी की 238, ग्रेट सॉल्ट फ्लो लेक 220%। तो ये कुछ जो है कि आई होप ये फैक्ट जो है कि रेक्टिफिकेशन आप कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में कि करेक्ट कह रहा है कि वाटर सैलिनिटी का ग्रेडियंट क्या कहते हैं। ये मैंने बताया, हेलोक्लाइन बताया आपको, थर्मोक्लाइन क्या है, टेम्परेचर का है। ठीक, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्टिकली जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर होगा तो थर्मोक्लाइन कर देंगे। हाइलोक्लाइन जो है कि आपका क्या कहलाएगा, हेलोक्लाइन जो है कि आपका हाँ यहाँ पे सॉल्ट का क्या रहेगा। अब ये क्या पैमो है किनो है, इसका होमवर्क आप कर लेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक, तो इसका आंसर जो है कि हमारा बी हो जाएगा, हेलोक्लाइन हो जाएगा। फिर मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी ऑफ द सी है, लैंड होता है। ठीक, लैंड है मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी सी का, देख लेंगे इसको। यहाँ पे कह रहा है सॉल्ट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम सैलिनिटी ऑफ दी, कौन सा सॉल्ट करता है सबसे ज़्यादा, मैंने बताया NaCl। तो हमारा जो कि क्या सोडियम क्लोराइड करता है, कितना परसेंट करता है, 27%। वो ऊपर टेबल दिया था, यहाँ पे दिया है, इसको ब्रीफली याद कर लेंगे आप। हाईएस्ट सैलिनिटी किस में पाई जाती है, इन सब में से। अब देखिए मैंने बताया सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट सैलिनिटी अमंग दिस ऑप्शन आपको लेक वन इन द टर्की देखने को मिलती है, 330 पार्ट्स पर 1000 देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे 1000 ग्राम में कितना रहेगा, 330 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। फिर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है इसमें से, तो डेड सी में देखने को मिलती है। फिर वही है कि मोस्ट सेलाइन जो है कि कौन है, यहाँ पे ब्लैक सी जो है कि आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे बाल्टिक, ब्लैक,
डेड और रेड, तो यहाँ पे डेड सी जो है कि सबसे मोस्ट है। मोस्ट सैलाइन ओशियन कौन सा है? लेक वान है। हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पे देखी जाती है? यहाँ पे देखिए रेड ऑप्शन कर दिया गया, डिस्प्यूटेड था, और ये क्यों था इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि रेड सी के पास सैलिनिटी इतनी है, जबकि अब जो है कि मेडिटेरियन के पास इतनी, डेड सी जो है मोर देन दैट ऑफ दिस कंसिडर किया जाता है। कैस्पियन जो है कि आपका इज ऑल्सो अ लेक, पर इसको सी में कंसिडर किया गया है, और कहीं कहीं कैस्पियन में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वेरी करता है 300 से 350 तक। दैट्स वाई कमीशन ने इसको एलिमिनेट कर दिया था। ठीक, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट ईयर कमीशन ने क्या आंसर लिया था, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपका क्या है होमवर्क, किसका राइट आंसर क्या है। आप देखते हैं कितने लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं। आप इसका कमेंट सेक्शन में गूगल करिए, चाहे आंसर की ऑफिशियल से बताइए, पर आपको ये बताना है ये समझ के कि टीचर को नहीं पता है। ठीक, तो जो है कि यहाँ पे आप बढ़ेंगे, आप आगे नेक्स्ट है डेंसिटी इन दी सी क्यों इंक्रीज करती है, यहाँ पे किस लिए इंक्रीज करेगी? सैलिनिटी डेप्थ डिक्रीज करता है, सैलिनिटी डेप्थ पे जाने पे पता है कि हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, यहाँ डिक्रीज करेगी, फिर एक समय के बाद जो है कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, ये देखेंगे यहाँ पे, लेट मी शो यू। सैलिनिटी क्या करती है? रैपिड चेंज होता है, फिर जो है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, जितना ज़्यादा डीप ओशन में जाएंगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, तो ये याद रखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला तो ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। बैक टू दी ऑप्शन। तो सैलिनिटी डेप्थ के साथ जो है कि डिक्रीज करती है, तो ये जो है कि कांस्टेंट हो जाती है। फिर सैलिनिटी डेप्थ के साथ यहाँ पे कह रहा है इंक्रीजेज बट डेप्थ डिक्रीजेज, बोथ सैलिनिटी एंड डेप्थ इंक्रीजेज, सैलिनिटी डिक्रीजेज डेप्थ इंक्रीजेज। तो इसमें जो है कि सैलिनिटी व्हेन द डेंसिटी इन दी सी इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो हमारा जो ये इन दी सी डेंसिटी इन दी सी इंक्रीज कर रही है, तो इंडिकेट करता है कि देयर इज इंक्रीज इन दी सैलिनिटी विद द इंक्रीज इन दी ओशियन सैलिनिटी डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। मीन जितना ज़्यादा जो कि सॉल्ट रहेगा, ये तो कॉमन सी बात है, जितना ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे पानी में डेंसिटी उतने ज़्यादा डेंस होता ना, वो बढ़ेगी डेंसिटी। तो हमारा इसलिए जो है कि इनमें से कोई भी सूटेबल ऑप्शन नहीं था, तो ये याद रखेंगे कि अगर वाटर में हमें डेंसिटी बढ़ानी है तो ये इंडिकेट करता है सैलिनिटी बढ़ेगा, दैट इज कि इंक्रीज करता है सैलिनिटी, तो हमारी डेंसिटी भी हमेशा बढ़ती ही है, तो ये याद रखेंगे आप। तो डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमसे पूछा भी नहीं गया था, तो ये याद रखेंगे। देन ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ लोकेटेड है? ये आपके यूएसए में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सैलिनिटी अरेबियन की कितनी रहती है? 35 पीपीटी रहती है। हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी किसकी है? डेड सी की है। और यहाँ पे ये आ गया, यहाँ तक इतना हो गया। अब ये नेक्स्ट चैप्टर में हाई टाइड लो टाइड है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो आई होप ये सारी चीज़ें कि आपको समझ में आई होंगी। एक दो बार सेशन को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो चीज़ें हो जाएंगी क्लियर गाइस। मैंने थोड़ा सा हल्का सा फास्ट पेज में भी किया है, ताकि आपको सिंप्लीफाइड वे में सारी चीज़ें जो है कि समझ में आ जाए। और ये सेशन आपको कैसा लगा है, बाकी कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ये सेशन कैसा लगा है। अब लाइक सपोर्ट जरूर करें जाए, इस लाइक करने से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह के यूजफुल सेशन आप तक डिलीवर करूँ। सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। अपने साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट को शेयर करें, ताकि हम यूपीपीएससी अब जो है कि धीरे धीरे जो है कि पास आते जा रहा है, उससे पहले आपको सारा कवरेज यहाँ पे कम्प्लीटली चैनल पे मिल जाएगा। बाकी ये पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, जिससे आप देख के जो है कि पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं। हमारी हिस्ट्री घटना चेक ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है, ये सीरीज भी देखिए। कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि मॉडर्न की आप करा दीजिए, मीन्स घटना चक्र या मिडीवियल की, तो ये देखिए मैं इसमें काफ़ी एफर्ट डाल चुका हूँ गाइस। ये दोनों प्लेलिस्ट आपकी पीवाईक्यू वर्कबुक की ही हैं, तो यहाँ पे काफ़ी एफर्ट है। अगर आपको घटना चक्र के लिए, तो प्लीज़ आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जब सारे घटना चक्र कंप्लीट हो जाएंगी, तब जब टाइम मिलेगा तो किया जाएगा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ही काफ़ी चीज़ें कंटेंट चैनल में मैं अकेले सब कुछ मैनेज करता हूँ, तो काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं मेरे, और लोनली में ये सब मैनेज करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने ये मेंस की प्लेलिस्ट है, जिसको GS 5 और 6 का मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो इसका कंटेंट भी रेगुलरली मुझे डालना है, पर टाइम नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा जो है कि चीज़ें मैं बैलेंस करते हुए चल रहा हूँ। और ये हमारा जो है कि करंट अफेयर जो है कंप्लीट हो गया, तो करंट अफेयर जो है कि आप फॉलो अप कर सकते हैं। इसको भी हम धीरे धीरे जो है कि मेंस के लिए कंप्लीट करेंगे। ये 26 27 जो है जितने भी आप मेंस देना चाहेंगे, यहाँ पे स्टैटिक पीवाईक्यूज मैं कवर कर रहा हूँ। ये आपके मोस्ट जितने भी पीवाईक्यूज हैं अपने 5 6 के, इसको कवर किया जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप चाहे 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे 27 के लिए, चाहे 28 के लिए, काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। ठीक, यहाँ पे तब तक क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन और आ जाएंगे, तो बेस इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, हमारे बेस पे क्योंकि अभी 3 ही साल के पीवाईक्यू इसमें है, तो इसको आप मैनेज करेंगे। बाकी चीज़ें देखिए, फिर ये हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो, तो हम लोग जो है कि साइंस घटना चक्र को थोड़ा स्लो फेज पे ले चलेंगे। हम जो है कि ट्राई करेंगे इकोनॉमी स्टार्ट करने के लिए, इकोनॉमी घटना चक्र की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी स्टार्ट किया जाएगा।
तो ऑन दिस नोट हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए गाइस, यहाँ पे आपको नोट्स वोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड जो है कि स्टडी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आपकी डेस्टिनी जरूर मिलेगी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। टेक केयर, बाय बाय।